बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में, जहां मिट्टी की सुगंध और खेतों की हरियाली में जीवन की सादगी बसी हुई थी, प्रकाश नाम का एक युवक अपनी पत्नी चंपा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी उम्र महज 25 वर्ष थी, लेकिन जीवन की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। प्रकाश का चेहरा सांवला लेकिन तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जीवन से बहुत कुछ चाहता हो, लेकिन परिस्थितियां उसे कुछ भी नहीं देने को तैयार हों। उसके बाल असमय ही सफेद होने लगे थे और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। चंपा, उसकी पत्नी, एक सुंदर महिला थी। उसकी उम्र 22 वर्ष थी, लेकिन गरीबी के कारण उसके चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई थी। उसकी साड़ियाँ कई बार धुल-धुल कर बेरंग हो चुकी थी, लेकिन वह हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखती थी। उसके लंबे काले बाल थे, जिन्हें वह हमेशा सुंदर तरीके से बांधती थी। दुर्भाग्य की मार ने इस परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। पहले प्रकाश की मां का देहांत हुआ था, जिससे घर में एक खालीपन आ गया था। माँ ही तो घर की रीढ़ होती है। उसके जाने से जैसे घर का सारा सुकून चला गया था। और फिर इसी साल उसके पिता का भी निधन हो गया था। चंपा, अब हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, प्रकाश ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा था। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है ना, चंपा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रकाश के मन में कभी बड़े-बड़े सपने थे। वह सोचता था कि बीए पास करने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, एक सुंदर घर होगा, चंपा के लिए सुंदर कपड़े और गहने होंगे। लेकिन माता-पिता की मृत्यु के बाद उसके सारे सपने धूल में मिल गए थे। भगवान भी कितना अन्यायी है, वह कभी-कभी मन ही मन बुदबुदाता था। किसी को इतना सब कुछ देता है कि वह नहीं जानता क्या करे, और किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक दिन प्रकाश को पास के गांव में ठाकुर राम सिंह के घर उनके बेटे को पढ़ाने का काम मिल गया। तनख्वाह महज 50 रुपए महीना थी, लेकिन उस समय यह भी एक बड़ी बात थी। ठाकुर राम सिंह एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे जमीन थी और गांव में उसकी अच्छी इज्जत थी। वह एक लंबा गोरा आदमी था, जिसकी मूंछें हमेशा तेल लगाकर ताव दी हुई रहती थी। उसकी पत्नी रमा देवी भी एक सुशील महिला थी, जो गांव की औरतों में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। देखिए प्रकाश बाबू, ठाकुर साहब ने पहले दिन कहा था, मेरा बेटा नरेंद्र थोड़ा नटखट है, आप सब्र रखकर उसे पढ़ाइएगा। और हाँ, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा मकान ठीक करवा दिया है, आप और आपकी पत्नी वहाँ आराम से रह सकते हैं। प्रकाश को इस काम में शर्म तो आई, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि पढ़े लिखे आदमी को इतनी कम तनख्वाह में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब की दयालुता और मुफ्त घर मिलने से उसकी आंखें भर आईं। चंपा, कम से कम अब हमारे सिर पर छत तो है, उसने अपनी पत्नी से कहा था। हाँ, और अब मुझे यह चिंता भी नहीं रहेगी कि किराया कहाँ से देंगे, चंपा ने जवाब दिया था। नरेंद्र ठाकुर साहब का बेटा 20 साल का एक हंसमुख लड़का था। वह पढ़ाई में तेज तो नहीं था, लेकिन बहुत सीधा और नेक दिल था। प्रकाश को वह जल्दी ही मास्टर जी कहकर बुलाने लगा था। मास्टर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नरेंद्र अक्सर कहता था। मुझे पहले कभी इतिहास और भूगोल इतने दिलचस्प नहीं लगे थे। प्रकाश को लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल रही है। कई महीने बीतने के बाद एक शाम ठाकुराइन रमा देवी ने प्रकाश को अकेले में बुलाया। बेटा प्रकाश, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक रहस्य था। जी माताजी, कहिए, प्रकाश ने सम्मान से कहा। नरेंद्र के ब्याह की बात है, एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, लड़की भी पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर है। यह तो बहुत खुशी की बात है माताजी। आप ठाकुर साहब से बात करिए या नरेंद्र बाबू से। नहीं बेटा, मैं तुमसे सलाह मांग रही हूँ। तुम नरेंद्र के गुरु हो, तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्रकाश को थोड़ी हैरानी हुई। माताजी, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? नरेंद्र की उम्र तो शादी के लिए उपयुक्त है।
हाँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं लड़का शादी के बाद पढ़ाई छोड़कर आवारगी में न पड़ जाए। तुम्हारे रहते हुए मुझे यह चिंता नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ ना। अगर आपकी इच्छा है तो शादी कर दीजिए। और हाँ बेटा, सारी तैयारी तुम्हें करनी होगी। ठाकुर साहब को इन सब चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं है। प्रकाश ने बिना सोचे हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। ठाकुर साहब वाकई उन लोगों में से थे जिन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। वे हमेशा कहते थे, प्रकाश बाबू तुम पढ़े लिखे हो, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूँ। यह सब काम तुम ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। जल्द ही प्रकाश खुद को शादी के सारे इंतजामों के बीच में पाता है। दिन रात वह दौड़ भाग में लगा रहता। हलवाई से बात करना, पंडित जी से मुहूर्त तय करवाना, सजावट का सामान लाना, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी थी। एक दिन प्रकाश शहर से गहने लेकर आया। वे गहने इतने सुंदर और चमकदार थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। सोने के भारी नेकलेस, कानों के लिए बड़े बड़े झुमके, हाथों के लिए मोटे कंगन और न जाने कितनी चीजें। चंपा, प्रकाश उत्साह से घर में आया। आज देखना कि ठाकुर साहब ने नरेंद्र की बहू के लिए कैसे कैसे गहने बनवाए हैं। चंपा खाना बना रही थी। वह हाथ धोकर आई और गहनों को देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, फिर तुरंत ही वह मुंह फेरकर वापस चूल्हे के पास चली गई। क्या बात है चंपा, गहने देखकर कुछ नहीं कहोगी? चंपा ने गहरी सांस ली। बहुत सुंदर है। जिस लड़की के भाग्य में लिखा है वह पहनेगी। अरे वाह, ये देखो इस हार को। सुनार ने कहा था कि यह 5,000 का है। और ये कंगन हर एक 1,500 के हैं। चंपा की आंखों में एक क्षण के लिए लालसा झलकी, फिर वह तुरंत ही उसे छुपा गई। हमें क्या करना है इन सब चीजों से? हमारे लिए तो रोटी कपड़ा मिल जाए वही बहुत है। चंपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? एक दिन हमारे पास भी। छोड़ो इन सब बातों को। चंपा ने उसकी बात काटी। यह सब हमारे भाग्य में नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन प्रकाश देख सकता था कि चंपा के मन में कहीं न कहीं एक तूफान मचा हुआ था। उसने देखा था कि गहने देखते समय चंपा की आंखों में कैसी लालसा थी। रात को जब दोनों खाना खाकर लेटे तो प्रकाश फिर गहनों की बात छेड़ने लगा। चंपा, तुमने देखा था न वो सोने का बड़ा हार? उसमें कितनी बारीक नक्काशी थी। क्यों बार बार इन चीजों की बात करते हो? चंपा ने परेशानी से कहा। मेरा जी जलता है यह सब सुनकर। अरे पागल, मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। एक दिन तुम्हारे लिए भी। कौन सा दिन? चंपा की आवाज में कड़वाहट थी। हमारी जिंदगी तो बस यूं ही निकल जाएगी। कभी ढंग का कपड़ा नहीं पहना, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, और अब तुम गहनों के सपने दिखा रहे हो। और फिर ठाकुर साहब भी कैसे लोग हैं, इतने सारे गहने बनवाते हैं लेकिन एक भी चीज तुम्हारे लिए नहीं कहते। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए, लेकिन अरे पागल, वो क्यों देंगे? वो तो अपनी बहू के लिए बनवा रहे हैं। लेकिन तुम भी तो उनके घर के आदमी जैसे हो। और मैं? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? प्रकाश को समझ में आया कि चंपा के मन में गहरी पीड़ा है। उसने चंपा को अपनी बाहों में भर लिया। सुनो चंपा, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए भी इससे भी सुंदर गहने लाऊंगा। बस थोड़ा सब्र करो। चंपा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे गहनों की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस यह चाहिए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और हम खुश रहें। लेकिन प्रकाश के मन में अब गहनों की छवि घर कर गई थी। वे चमकदार गहने जैसे उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। रात के 12 बज गए थे, लेकिन प्रकाश की आंखों में नींद कहाँ थी। वे गहने बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह सोच रहा था चंपा के बारे में। उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। यही तो उम्र है चंपा की सुंदरता की, वह मन में सोचता रहा। इसी उम्र में वह गहने पहनेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अचानक उसके मन में एक विचार आया। ठाकुर साहब के पास इतने सारे गहने हैं, अगर एक दो चीजें कम हो जाएं, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और फिर शादी के बाद ये सब अलमारी में ही पड़े रहेंगे। प्रकाश ने अपने सिर को जोर से हिलाया। नहीं, यह क्या सोच रहा हूँ मैं? यह तो पाप है।
लेकिन फिर चंपा का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने देखा था कि कैसे चंपा गहने देखकर तुरंत मुंह फेर लेती है, कैसे वह अपनी पुरानी साड़ी को छुपाने की कोशिश करती है जब कोई मेहमान आता है। चंपा को इतना दुख क्यों उठाना पड़े, उसने सोचा। भगवान ने मुझे इतना गुणवान बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। प्रकाश चारपाई से उठा और छत पर आ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। ठाकुर साहब की छत उसकी छत से मिली हुई थी। वह आसानी से वहां जा सकता था और उसके पास सभी चाबियों का गुच्छा भी था, क्योंकि ठाकुर साहब ने उस पर पूरा भरोसा किया था। बस एक बार, उसने मन में कहा, सिर्फ एक हार और एक जोड़ी कंगन, इतना कम कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, यह चोरी है प्रकाश। तू एक भले घर का लड़का है, तेरे माता पिता ने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता की मृत्यु के कारण तो आज मैं इस हालत में हूँ। प्रकाश ने मन में जवाब दिया, अगर वे जिंदा होते तो मुझे यह दिन देखना पड़ता। वह वापस अपने कमरे में आ गया। चंपा सो रही थी, उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। नींद में भी वह परेशान लग रही थी। प्रकाश ने चंपा के चेहरे को प्यार से देखा। मेरी गलती से इसे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। अगर मैं अच्छी नौकरी कर पाता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आधी रात का समय था। प्रकाश का मन बार बार बदल रहा था। कभी वह सोचता था कि यह गलत है, तो कभी चंपा का दुखी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। अंततः उसने निर्णय लिया। वह धीरे से चारपाई से उठा और छत पर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। वह दबे पांव ठाकुर साहब के घर में गया। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। उसने चाबी से ताला खोला और उस कमरे में गया जहाँ गहने रखे हुए थे। चांदनी रात थी और गहने चांद की रोशनी में चमक रहे थे। प्रकाश ने संदूक खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतने सारे गहने एक साथ देखकर उसका मन डोल गया। इतने सारे गहने हैं यहाँ, सुंदर हार, कंगन, पायल, बिछिया, कर्णफूल और अन्य गहने। उसने पूरा संदूक उठा लिया और चुपचाप अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे देख रही है। उसने गहनों की संदूकची को एक कपड़े में लपेटकर एक बड़े संदूक में छुपा दिया। चंपा को अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दिन बाद कहूंगा कि मैंने पैसे बचाकर ये गहने बनवाए हैं। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होने पर चंपा ने प्रकाश को जगाया। सुनते हो, क्या हो गया है ठाकुर साहब के घर? सभी लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। प्रकाश का दिल धक्के से रह गया। उसने आंखें मली और धीरे से उठा। क्या हुआ है? पता नहीं, लेकिन ठकुराइन रो रही थी और ठाकुर साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। तुम जाकर देखो क्या बात है। प्रकाश के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। वह ठाकुर साहब के घर पहुंचा तो देखा कि वाकई सब लोग बहुत परेशान हैं। अरे प्रकाश बाबू, आओ आओ, ठाकुर साहब ने उसे देखते ही कहा। उनकी आवाज में गुस्सा और परेशानी दोनों थी। क्या हुआ है ठाकुर साहब? बड़ा अनर्थ हो गया भाई। रात को चोरी हो गई। गहनों की पूरी संदूकची गायब है। प्रकाश ने घबराहट छुपाने की कोशिश की। यह कैसे हो गया? क्या कोई सेंध लगाई है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। ठकुराइन ने रोते हुए कहा। न कोई ताला टूटा है, न कोई दरवाजा, जैसे किसी को सब कुछ पता था। ठाकुर साहब ने सिर पकड़ लिया। प्रकाश बाबू, मैं बर्बाद हो गया। वे गहने नरेंद्र की शादी के लिए थे। अब शादी कैसे होगी? प्रकाश को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही है। उसने सोचा था कि सिर्फ कुछ गहने लेगा, लेकिन अंधेरे में उसने पूरा संदूक ही उठा लिया था। चिंता मत करिए ठाकुर साहब, हम मिलकर पता लगाएंगे कि यह किसका काम है। मुझे तो लगता है कि यह किसी अंदरूनी आदमी का काम है। ठकुराइन ने कहा। बाहर का आदमी इतनी सफाई से काम नहीं कर सकता। प्रकाश का गला सूख गया। आप किस पर शक कर रहे हैं? पता नहीं बेटा, ठकुराइन ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन जो भी हो, वह हमारे घर को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा।
नहीं ठाकुर साहब, प्रकाश ने घबराकर कहा, पुलिस का आना खतरनाक हो सकता है। वे सबको परेशान करेंगे और माल भी वापस नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करूं? चुपचाप बैठा रहूं? पहले हम खुद ही कुछ छानबीन करते हैं, हो सकता है कि चोर ने गहने कहीं छुपा दिए हों। तीनों लोग मिलकर पूरे घर की तलाशी करने लगे। जब वे छत पर पहुंचे तो ठाकुर साहब ने मुंडेर पर पैरों के निशान देखे। देखिए प्रकाश बाबू, यहाँ कोई चढ़ा है और ये निशान तो आपकी छत की तरफ जा रहे हैं। प्रकाश का दिल बैठ गया। वे निशान तो उसी के पैरों के थे। हाँ ठाकुर साहब, लगता है चोर मेरी छत के रास्ते आया है। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेरी लापरवाही की वजह से यह हुआ है। ठाकुर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? चोर तो चोर होता है। लेकिन ठकुराइन की नजरें संदेह से भरी थी। वह बार बार प्रकाश को देख रही थी। प्रकाश बाबू, उन्होंने कहा, आपको कल रात कुछ आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं माताजी, मैं तो गहरी नींद में सोया था। और चंपा को? वह भी सो रही थी। लेकिन प्रकाश समझ गया था कि अब उसके ऊपर शक की नजर है। उसने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़ देगा। ठाकुर साहब, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। क्यों भाई, तुम्हारी क्या गलती है? मेरी वजह से ही तो चोरी हुई है। चोर मेरी छत के रास्ते आया, अब मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अरे पागल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? लेकिन प्रकाश अड़ गया। नहीं ठाकुर साहब, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति की वजह से आपका नुकसान हुआ है। उसी दिन प्रकाश ने घर छोड़ दिया और वापस गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। नए घर में प्रकाश ने गहनों के संदूक को एक कमरे में छुपा कर रखा था। वह हमेशा उस कमरे में ही सोता था जहां संदूक था। चंपा को लगता था कि यह अजीब बात है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। यह संदूक हमेशा बंद क्यों रहता है? चंपा ने एक दिन पूछा। कुछ नहीं, बस पुरानी किताबें हैं उसमें। प्रकाश ने झूठ बोला। लेकिन चंपा समझदार थी। उसे लगने लगा था कि प्रकाश कुछ छुपा रहा है। एक दिन उसने एक ताला बनाने वाले से उस संदूक की चाबी बनवा ली। जब प्रकाश घर पर नहीं था तो चंपा ने संदूक खोला। गहने देखकर उसकी सांस फूलने लगी। यह गहने कहाँ से आए? वह मन में सोचने लगी। और प्रकाश ने मुझसे इनके बारे में क्यों नहीं कहा? फिर अचानक उसे याद आया कि ठाकुर साहब के घर से भी गहने चोरी हुए थे। कहीं ये वही गहने तो नहीं? चंपा का दिल भारी हो गया। उसने संदूक बंद कर दिया और चुपचाप अपने काम में लग गई। शाम को जब प्रकाश आया तो चंपा की हालत देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है चंपा, तुम बहुत उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन प्रकाश समझ गया था कि चंपा को सब कुछ पता चल गया है। उसे डर लगने लगा कि कहीं चंपा किसी को न बता दे। कुछ महीने बाद शहर के बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, इसलिए वह इस जगह के लिए उपयुक्त था। लेकिन शर्त यह थी कि 10,000 रुपए की जमानत देनी होगी। प्रकाश परेशान था कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन ठाकुर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, प्रकाश बाबू, तुम इस नौकरी के लिए अर्जी क्यों नहीं देते? ठाकुर साहब, 10,000 रुपए की जमानत चाहिए। मेरे पास कहाँ है इतना पैसा? अरे पागल, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जमानत दे दूंगा। प्रकाश को खुशी हुई, लेकिन साथ ही डर भी लगा। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया कि असली चोर वही है तो क्या होगा? घर आकर उसने चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा, मुझे बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन चंपा खुश नहीं हुई। उसने कहा, ठाकुर साहब से जमानत क्यों दिलवाई? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो उनके पैसे भी चले जाएंगे। प्रकाश को लगा कि चंपा जानबूझकर ऐसा कह रही है। उसे लगने लगा कि चंपा को सब कुछ पता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि गड़बड़ हो जाएगी? उसने पूछा। बस यूं ही, आदमी का मन हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। यह सुनकर प्रकाश और भी परेशान हो गया। उसे लगा कि चंपा उसे इशारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही है। रात को प्रकाश सो नहीं पा रहा था। गहनों का वह संदूक उसे पहाड़ की तरह दबा रहा था। वह सोच रहा था कि यह पाप कब तक छुपाएगा। मैंने यह क्या किया है? वह मन में सोचता रहा। ठाकुर साहब ने मुझ पर इतना भरोसा किया था और मैंने उनके साथ धोखा किया।
उसे याद आया कि कैसे ठकुराइन रो रही थी जब उन्हें पता चला था कि गहने चोरी हो गए हैं। कैसे ठाकुर साहब परेशान हो गए थे कि अब नरेंद्र की शादी कैसे होगी, और अब वही ठाकुर साहब मेरे लिए जमानत भी दे रहे हैं। कितने भले आदमी हैं वे, और मैं कितना पापी हूँ। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और गहनों के संदूक के पास गया। चंपा को भी पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं सच बता दूं तो जेल जाना पड़ेगा, और अगर न बताऊं तो यह पाप मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। उसने मन में निर्णय लिया कि वह गहने वापस कर देगा, लेकिन कैसे? अगर वह सीधे जाकर दे देगा तो सबको पता चल जाएगा कि चोर वही था। कुछ दिन बाद प्रकाश को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वह ठाकुर साहब के परिवार को अपने घर खाने पर बुलाएगा। खाना खाने के बाद जब सब लोग आराम कर रहे होंगे तो वह चुपचाप गहने वापस ठाकुर साहब के घर रख देगा, यह कहकर कि मुझे बैंक की नौकरी मिल गई है, मैं उन्हें दावत दूंगा। उसने सोचा। प्रकाश ने ठाकुर साहब को न्योता दिया। ठाकुर साहब, आपकी कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। कल शाम आप सपरिवार हमारे यहाँ खाना खाने आइए। ठाकुर साहब खुश हो गए। अरे वाह प्रकाश बाबू, यह तो बहुत खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन शाम को ठाकुर साहब, ठकुराइन, नरेंद्र और उसकी नई नवेली बहू सभी प्रकाश के घर आए। चंपा ने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करने लगे। ठाकुर साहब ऊपर छत पर सो गए थे। नरेंद्र बरामदे में लेटा था और औरतें अंदर कमरे में थीं। रात के 12 बजे प्रकाश ने देखा कि सब लोग सो गए हैं। उसने चुपचाप गहनों का संदूक उठाया और ठाकुर साहब के घर की तरफ चल दिया। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने संदूक को वहीं रख दिया जहां पहले था। उसके दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भगवान, मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन अब मैंने सब कुछ वापस कर दिया है। अगली सुबह जब नरेंद्र और ठाकुर साहब अपने घर गए तो उन्हें संदूक दिखाई दिया। अरे यह क्या? पिताजी, पिताजी, वह चिल्लाने लगा। सभी दौड़ कर आए। ठाकुर साहब भी दौड़ कर आए। क्या हुआ नरेंद्र? देखिए, गहनों का संदूक वापस आ गया है। संदूक देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? ठाकुर जी बुदबुदाए। रात को तो यहाँ कुछ नहीं था। संदूक खोलकर देखा तो सारे गहने वैसे ही रखे थे जैसे पहले थे। एक भी चीज गायब नहीं थी। प्रकाश को भी बुलवाया गया। प्रकाश बाबू, ठाकुर साहब ने कहा, यह तो कोई चमत्कार है। कल रात आपके यहाँ खाने के बाद यह हुआ है। आपकी दावत वाकई मुबारक थी। हाँ ठाकुर साहब, प्रकाश ने कहा, मैं भी समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे हुआ। ठकुराइन खुशी से रोने लगी। भगवान का करिश्मा है यह। हमने कितनी मन्नतें मांगी थी कि गहने वापस मिल जाएं। नरेंद्र ने कहा, मास्टर जी, शायद चोर को अपने पाप का एहसास हो गया हो। आपके घर के पवित्र माहौल में उसका दिल बदल गया हो। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह पा रहा था। घर वापस आकर प्रकाश ने चंपा को सब कुछ बताया। चंपा, मैंने वे गहने वापस कर दिए हैं। चंपा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने चोरी तो की थी ना। मैं एक चोर हूँ। नहीं, चंपा ने उसका हाथ पकड़ा। चोर वह होता है जो चोरी करके खुश होता है। तुम तो दिन रात परेशान रहते थे। तुम्हारी अंतरात्मा जगी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यह किया था। तुम गहने देखकर उदास हो जाती थी। मूर्ख हो तुम। मुझे गहनों की लालसा नहीं थी। मुझे दुख इस बात का था कि तुम्हें लगता था कि मैं गहनों के लिए तरस रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी। प्रकाश को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने चंपा को बाहों में भर लिया। मुझे माफ करना चंपा, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। अब सब ठीक हो गया है। भगवान ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। अब उसकी तनख्वाह अच्छी थी और जीवन में स्थिरता आ गई थी। ठाकुर साहब ने जमानत दी थी, लेकिन अब प्रकाश उनके एहसान को पूरी ईमानदारी से चुकाने का संकल्प लेता है। चंपा के लिए उसने एक सुंदर साड़ी खरीदी, उसकी पहली नई साड़ी जो वह शादी के बाद पहन रही थी। देखो चंपा, यह तुम्हारे लिए है।
चंपा की आंखें चमक उठीं, कितनी सुंदर है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? ईमानदारी की कमाई से। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। दोनों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि वे हमेशा सादगी से जिएंगे, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन शाम के वक्त प्रकाश और चंपा अपने छोटे से घर की छत पर बैठे थे। दिया जल रहा था और दोनों के चेहरों पर संतुष्टि की चमक थी। प्रकाश, आज मुझे लगा कि हम सच में खुश हैं। चंपा ने कहा। हाँ चंपा, आज मैंने समझा कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मन की शांति में है। जब मैंने चोरी की थी तो मेरे पास गहने थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। और अब जब मैंने सब कुछ वापस कर दिया है तो मेरे पास कम सामान है, लेकिन मन में असीम खुशी है। चंपा ने गहरी सांस ली। हाँ, और मैंने भी सीखा है कि प्रेम का मतलब किसी से कुछ मांगना नहीं है। सच्चा प्रेम तो त्याग में है, समर्पण में है। तुम जानती हो चंपा, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैंने वह गलती न की होती तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता कि ईमानदारी का असली मतलब क्या है। गलतियाँ भी कभी कभी सीख देने के लिए आती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उनसे सीख लें और दोबारा न दोहराएं। आसमान में तारे निकलने लगे थे। प्रकाश ने चंपा का हाथ अपने हाथ में लिया। चंपा, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, अच्छे और बुरे दोनों समय में। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीजें वे नहीं होती जिन्हें हम खरीद सकते हैं, बल्कि वे होती हैं जिन्हें हम अपने दिल में महसूस करते हैं। प्रेम, ईमानदारी, शांति और संतुष्टि। अगली कहानी। सोनपुर गांव के किनारे बहती नदी के तट पर, जहां सुबह की धुंध में मछलियों की चांदी जैसी चमक दिखाई देती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में हरिया नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जिसकी आंखों में हमेशा चिंता की छाया रहती थी, और उनका प्यारा बेटा चिंटू, जो 10 साल का था लेकिन बीमारी के कारण 5 साल के बच्चे जैसा लगता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर सुनहरी लकीरें खींचती थी, हरिया और लक्ष्मी अपनी पुरानी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलते। उनके जाल पुराने और फटे हुए थे, लेकिन यही उनकी आजीविका का साधन था। लक्ष्मी, आज नदी में मछलियाँ कम दिख रही हैं। हरिया ने चिंता भरी आवाज में कहा, जाल को पानी से बाहर निकालते हुए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शायद मौसम के कारण हो, लक्ष्मी ने उत्तर दिया, लेकिन उसके मन में असली चिंता कुछ और थी। घर वापस लौटते समय दोनों के चेहरे पर गहरी उदासी थी। जो थोड़ी सी मछलियाँ मिली थी, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते वे चिंटू की दवाइयों में ही खत्म हो जाते थे। झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर चिंटू लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे देखकर हरिया का दिल भर आता था। माँ, मुझे प्यास लगी है, चिंटू ने कमजोर आवाज में कहा। लक्ष्मी तुरंत पानी लेकर आई और चिंटू के सिर को अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिलाया। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्दी ही तू ठीक हो जाएगा। रात के समय जब चिंटू सो गया था, हरिया और लक्ष्मी झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठकर अपने दुखों की बात करते थे। हरिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमने क्या गुनाह किया है जो हमारे मासूम बच्चे को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा। हरिया ने अपना हाथ लक्ष्मी के कंधे पर रखा। लक्ष्मी, शायद यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन हमें हार नहीं मानी चाहिए। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हरिया, अब तो सारे वैद्य और हकीम जवाब दे चुके हैं। कल गांव के पंडित जी ने भी कहा था कि यह बीमारी साधारण नहीं है। लक्ष्मी की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। नहीं लक्ष्मी, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में दम है, मैं अपने बेटे के लिए लड़ता रहूंगा। कहीं न कहीं कोई इलाज जरूर होगा, हरिया ने दृढ़ता से कहा। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हवा में नमी का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि रात भर तेज बारिश होगी। रात के समय आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क से पूरा गांव डर रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था जैसे किसी राक्षस की सांस हो।
झोपड़ी के अंदर चिंटू बेचैनी से करवट बदल रहा था। अचानक उसने जोर से चीखना शुरू किया, माँ, माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में आग लगी हो, चिंटू ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तुम बिल्कुल डरो मत। हरिया भी चिंटू के पास आकर बैठ गया। उसका दिल भर आया देखकर कि उसका बेटा इतना तड़प रहा है। लक्ष्मी, इस मौसम में बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, नदी में पानी ज्यादा होने से मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, सारे मछुआरे गए होंगे, हमें भी जाना चाहिए, हरिया ने सुझाव दिया। लक्ष्मी ने गुस्से से हरिया की तरफ देखा। कैसे पिता हो तुम? तुम्हारा बेटा यहाँ तड़प रहा है और तुम्हें मछलियों की सूझ रही है। मैं इस हालत में चिंटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, मैं भी चिंटू के लिए ही कह रहा हूँ। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज कैसे कराएंगे और उसे खाने को क्या देंगे? हरिया ने समझाने की कोशिश की। लक्ष्मी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वह समझ गई कि हरिया सही कह रहा है। ठीक है, लेकिन तुम अकेले जाओ, मैं चिंटू के पास रहूंगी। और हाँ, मौसम खराब है, नदी में ज्यादा गहराई में मत जाना, जल्दी से जल्दी वापस आ जाना, लक्ष्मी ने चिंता भरी आवाज में कहा। हरिया ने अपना पुराना जाल उठाया और बारिश में भीगते हुए नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई बार वह फिसला, लेकिन अपने बेटे के चेहरे को याद करके वह आगे बढ़ता रहा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी काफी उफान पर था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और नाव में बैठकर मछली पकड़ने लगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन हरिया के जाल में एक भी मछली नहीं आई। वह बेहद निराश हो रहा था। अजीब बात है, इतने पानी में भी एक मछली नहीं मिली। कहीं सारी मछलियाँ कहीं और तो नहीं चली गई? हरिया ने अपने आप से कहा। फिर उसने सोचा, एक बार गहराई में जाकर कोशिश करता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। हरिया ने नाव को नदी के बीच में ले जाकर अपना जाल फेंका। जब वह जाल वापस खींचने लगा तो अचानक जाल बहुत भारी लगने लगा। वाह, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, आज तो घर में खुशी होगी, हरिया ने खुश होकर कहा और पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। अचानक जाल एकदम हल्का हो गया और हरिया के गिरते गिरते बचे। उसी समय नदी के पानी में से एक भयानक आकृति निकली। वह इतना डरावना था कि हरिया की सांस फूलने लगी। हे भगवान, यह क्या है? यह तो कोई राक्षस लग रहा है, हरिया डर से कांपते हुए बोला। राक्षस का शरीर बहुत बड़ा था, उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं, बल्कि दुख दिखाई दे रहा था। हरिया इतना डर गया कि वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसका होश आया तो उसने देखा कि वह राक्षस उसके बगल में ही खड़ा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कृपया मुझे मत मारिए, मैं तो सिर्फ एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे परिवार को मेरी बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है, हरिया ने हाथ जोड़कर विनती की। राक्षस ने धीमी और दुखी आवाज में कहा, डरो मत मित्र, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हरिया को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। आप बोल सकते हैं और आप मुझसे मदद मांग रहे हैं? हाँ मित्र, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान था। मेरा नाम भीमा है, लेकिन धोखे और छलकपट के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला है, राक्षस ने दुहक भरी आवाज में कहा। हरिया की जिज्ञासा बढ़ गई। आपके साथ क्या हुआ था? यह एक लंबी कहानी है मित्र, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे? बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, भीमा ने कहा। हरिया ने हिचकते हुए पूछा, आपको क्या चाहिए? मुझे एक नीली जड़ का पौधा चाहिए, वह पौधा मुझे वापस इंसान बना देगा। अगर तुम मुझे वह पौधा दिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक कर दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम आराम से जिंदगी जी सको, भीमा ने वादा किया। हरिया के मन में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन वह नीली जड़ का पौधा कहाँ मिलेगा? यहाँ से उत्तर दिशा में एक घना जंगल है, उसमें एक तांत्रिक की गुफा है, वहाँ वह पौधा मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, वह तांत्रिक बहुत खतरनाक है, भीमा ने चेतावनी दी।
भीमा ने हरिया को एक मंत्र भी सिखाया। गुफा के दरवाजे पर जाकर यह मंत्र पढ़ना, चुप है पत्थर, बंद है बातें, रहस्य छुपा है सातों परतों के साथ, जो जाने समय की चाल उसके लिए खुले यह भाल। लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ लेकर आता हूँ, भीमा ने कहा और पानी में गोता लगा दिया। कुछ ही मिनटों में वह ढेर सारी मछलियाँ लेकर वापस आया। हरिया इतनी मछलियाँ देखकर अचरज में पड़ गया। अब तुम घर जाओ और अपने परिवार की देखभाल करो, कल सुबह उस पौधे को लेने जाना, भीमा ने कहा। हरिया भारी मन से घर की तरफ चला। एक तरफ तो उसे इतनी मछलियाँ मिलने की खुशी थी, दूसरी तरफ उस राक्षस की बात और आगे के खतरे की चिंता भी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि लक्ष्मी चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए बैठी है। चिंटू की हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। हरिया, तुम आ गए, इतनी देर हो गई थी कि मैं चिंता करने लगी थी, लक्ष्मी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जब लक्ष्मी ने इतनी सारी मछलियाँ देखी तो वह हैरान रह गई। अरे, यह इतनी मछलियाँ कहाँ से मिली? आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। हरिया ने लक्ष्मी को सारी घटना सुनाई। पहले तो लक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हरिया ने विस्तार से सब कुछ बताया तो वह सोच में पड़ गई। हरिया, क्या यह सब सच है? कोई राक्षस चिंटू को ठीक कर सकता है? लक्ष्मी ने पूछा। लक्ष्मी, मैं भी पहले यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। और देखो, इतनी मछलियाँ तो मिली ही हैं, हरिया ने कहा। रात भर दोनों इस बारे में सोचते रहे। चिंटू की हालत देखकर वे किसी भी तरीके से उसे ठीक करना चाहते थे। अगली सुबह हरिया और लक्ष्मी चिंटू को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शंभू काका के पास गए। शंभू काका गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते थे। आइए हरिया, लक्ष्मी, आज यहाँ कैसे आना हुआ और यह क्यों इतना परेशान लग रहा है? शंभू काका ने प्रेम से पूछा। हरिया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शंभू काका ध्यान से सुनते रहे और बीच बीच में सवाल भी पूछते रहे। कहानी सुनने के बाद शंभू काका बोले, हरिया, तुम्हारी यह कहानी सुनकर मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। तीनों लोग शंभू काका के साथ गांव के बाहर एक पुराने खंडहर के पास पहुँचे। वह एक बड़ा घर था जो कई सालों से बर्बाद पड़ा था। यहाँ कई साल पहले वीरचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके साथ भीमा नाम का एक नौकर भी था। शंभू काका ने बताना शुरू किया। शंभू काका ने विस्तार से बताया कि कैसे वीरचंद एक क्रूर तांत्रिक था और भीमा उसका मासूम नौकर था। वीरचंद दिन में तो साधारण आदमी बनकर रहता था, लेकिन रात को वह तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखता था। वह गरीब भीमा पर अपने जादू का प्रयोग करता था। कभी उसे मुर्गा बना देता, कभी बकरा। भीमा रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन वीरचंद पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन भीमा ने हिम्मत करके कहा, मालिक, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आपने हमेशा मुझे अपनी मर्जी से नचाया है। वीरचंद गुस्से में आ गया और बोला, अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? ठीक है, मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर देता हूँ। बस इस काढ़े को पी ले। मासूम भीमा ने सोचा कि वह सच में आजाद हो जाएगा और काढ़ा पी लिया, लेकिन वह काढ़ा पीते ही वह एक भयानक राक्षस बन गया। वीरचंद हंसते हुए बोला, अब तू हमेशा के लिए राक्षस बनकर रह। मैं तेरी बलि देकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। लेकिन उसी रात भीमा वहां से भागकर नदी में छुप गया और तब से वहीं रह रहा है। हरिया और लक्ष्मी यह कहानी सुनकर दुखी हो गए। काका, क्या कोई तरीका है जिससे भीमा को वापस इंसान बनाया जा सके और उस दुष्ट वीरचंद से बदला लिया जा सके? हरिया ने पूछा। शंभू काका ने कहा, हाँ बेटा, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता। हर शक्तिशाली की कोई न कोई कमजोरी होती है, हमें वह ढूंढनी होगी। तीनों मिलकर उस खंडहर में तलाश करने लगे। काफी देर बाद लक्ष्मी को एक पुरानी किताब मिली। देखिए, मुझे यह किताब मिली है, लेकिन इसकी भाषा समझ नहीं आ रही, लक्ष्मी ने कहा। शंभू काका ने किताब देखी और चेहरा गंभीर हो गया। यह किताब संस्कृत में है। इसमें लिखा है कि अमावस्या की रात को किसी शक्तिशाली राक्षस की बलि देने से अपार शक्तियां मिलती हैं। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। काका, आज तो अमावस्या है। हाँ बेटा, और इसका मतलब यह है कि आज रात वीरचंद भीमा की बलि देने की कोशिश करेगा।
हमें तुरंत कुछ करना होगा, शंभू काका ने चिंता से कहा। शंभू काका ने हरिया को कुछ सुरक्षा मंत्र सिखाए और कहा, बेटा तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वीरचंद बहुत मायावी है। हरिया ने लक्ष्मी से कहा, मैं भीमा को बचाने जा रहा हूँ, तुम चिंटू का ख्याल रखना। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। हरिया, बहुत खतरनाक है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? लक्ष्मी, अगर मैं भीमा की मदद नहीं करूंगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और चिंटू का इलाज भी भीमा के पास ही है, हरिया ने दृढ़ता से कहा। हरिया उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी और हवा में डर का माहौल था। काफी चलने के बाद उसे वह गुफा दिखाई दी जिसके बारे में भीमा ने बताया था। गुफा के सामने खड़े होकर हरिया ने मंत्र पढ़ा, चुप है पत्थर, बंद है बातें, रहस्य छुपा है सातों परतों के साथ, जो जाने समय की चाल उसके लिए खुले यह भाल। गुफा का दरवाजा खुल गया और हरिया अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। हरिया डर रहा था लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अचानक कहीं से एक आवाज आई, कौन है यहाँ? इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? हरिया चौंक गया और देखा कि एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था। मैं नीली जड़ का पौधा ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि वह कहाँ मिलेगा? हरिया ने हकलाते हुए पूछा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, वह इस गुफा के अंदर ही मिलता है, लेकिन बताओ तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? हरिया ने भीमा के बारे में सब कुछ बता दिया। व्यक्ति की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अच्छा, तो तुम उस राक्षस की मदद करना चाहते हो? कितना दिलचस्प है, चलो मैं तुम्हें वह पौधा लाकर देता हूँ, उसने कहा। वह व्यक्ति गुफा के अंदर गया। अजीब बात यह थी कि उसे कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ ही देर बाद वह नीली जड़ का पौधा लेकर वापस आया। यह लो तुम्हारा पौधा, अब चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी उस राक्षस से मिलना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हरिया को कुछ अजीब लगा लेकिन वह मना नहीं कर सका। दोनों वापस नदी के पास पहुँचे। भीमा पानी से बाहर आया और हरिया को देखकर खुश हो गया। मित्र, तुम वापस आ गए और पौधा भी लेकर आए हो, भीमा ने खुशी से कहा। लेकिन जब उसकी नजर हरिया के साथ आए उस व्यक्ति पर पड़ी तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वीरचंद, तुम यहाँ कैसे? भीमा ने घबराकर कहा। उस व्यक्ति ने अपना असली रूप दिखाया। वह वीरचंद तांत्रिक था। हा, मेरे प्यारे नौकर, इतने सालों बाद मिले हो, अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, वीरचंद ने कहा। हरिया समझ गया कि वह धोखे में फंस गया है। तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? तुम ही वह तांत्रिक हो जिसके बारे में भीमा ने बताया था? हरिया ने गुस्से से पूछा। बिल्कुल सही पहचाना, मैं कई सालों से इस राक्षस को ढूंढ रहा था। आज अमावस्या की रात है और मैं इसकी बलि देकर अपार शक्ति पाऊंगा, वीरचंद ने हंसते हुए कहा। भीमा पानी में भागने की कोशिश करने लगा लेकिन वीरचंद ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक कमंडल में कैद कर लिया। नहीं, भीमा को छोड़ दो, हरिया चिल्लाया। चुप रह, अब मैं चलता हूँ, तूने मेरी बहुत मदद की है। इस राक्षस को पकड़वाने के लिए धन्यवाद, वीरचंद ने कहा और गायब हो गया। हरिया बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी वजह से भीमा मुसीबत में फंस गया है। हरिया उदास मन से घर वापस लौटा। लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही थी। हरिया, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? लक्ष्मी ने पूछा। हरिया ने सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी भी दुखी हो गई। हरिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो भलाई का सोचा था, लक्ष्मी ने सांत्वना दी। नहीं लक्ष्मी, मुझे किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब भीमा की जान खतरे में है और मैं ही जिम्मेदार हूँ, हरिया ने दुहक से कहा। अचानक चिंटू की हालत और भी बिगड़ गई। वह बेहोश हो गया। हरिया, चिंटू को क्या हो गया? वह तो सांस नहीं ले रहा, लक्ष्मी चिल्लाई। हरिया ने तुरंत चिंटू को उठाया। लक्ष्मी, हमें तुरंत शंभू काका के पास जाना होगा, वे जरूर कोई उपाय बताएंगे। शंभू काका ने चिंटू को देखा और चिंता से भर गए।
हरिया, इस बच्चे की जिंदगी खतरे में है और भीमा को भी बचाना जरूरी है। वीरचंद आज रात ही बलि देगा। शंभू काका ने कहा। काका, अब क्या करना चाहिए? हरिया ने पूछा। शंभू काका ने एक योजना बताई। हरिया, वीरचंद कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी भी कोई कमजोरी होगी। मैं तुम्हें कुछ खास मंत्र सिखाता हूँ जो उसकी शक्ति को कम कर देंगे। शंभू काका ने हरिया को अग्निसंहार मंत्र सिखाया। यह मंत्र तांत्रिक की शक्तियों को जला देता था, लेकिन याद रखना, यह मंत्र तभी काम करेगा जब तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ होगी और तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना चाहोगे। शंभू काका ने समझाया। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लक्ष्मी ने कहा। नहीं लक्ष्मी, तुम चिंटू के पास रहो। अगर मैं वापस नहीं आया तो उसका ख्याल रखना, हरिया ने भावुक होकर कहा। रात के समय हरिया फिर से उसी जंगल की तरफ चला। इस बार वह ज्यादा सावधान था। गुफा के सामने पहुंचकर उसने मंत्र पढ़ा और अंदर चला गया। लेकिन इस बार गुफा अलग दिख रही थी। अंदर एक दीवार थी जिसके आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही हरिया ने दीवार को छुआ, एक भयानक आवाज गूंजी। कौन है जो मुझसे आगे जाना चाहता है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आवाज आई। मैं तैयार हूँ। पूछिए आपका सवाल। हरिया ने हिम्मत जुटाई। सुनो, ना तोलो इसे, सोने में ना मिलता है यह बाजार, जिसके पास ये होता है वही होता समझदार। बताओ क्या है यह? हरिया ने सोचा और फिर जवाब दिया। ज्ञान। ज्ञान को ना तो तोला जा सकता है और ना ही यह बाजार में मिलता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है वही सबसे समझदार होता है। सही जवाब। तुम अंदर जा सकते हो। आवाज आई और दीवार गायब हो गई। अंदर जाकर हरिया ने देखा कि वीरचंद एक यज्ञकुंड के पास बैठा था और भीमा को जंजीरों से बांधा गया था। आज अमावस्या की रात तेरी बलि देकर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा, वीरचंद कह रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भीमा विनती कर रहा था। रुक जा दुष्ट, हरिया चिल्लाया। अपने मित्र की बलि देने से पहले मुझसे निपटना होगा। वीरचंद हंसने लगा। अरे छोटे मछुआरे, तू मुझसे टक्कर लेगा? देख मेरी शक्ति का नमूना। वीरचंद ने अपना जादू चलाया और हरिया जमीन पर गिर गया। अब मैं तुझे भी इस राक्षस के साथ बलि चढ़ा दूंगा, वीरचंद बोला। लेकिन हरिया ने शंभू काका के सिखाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्निदेव करो सहायता, दुष्ट का नाश करो, धर्म की रक्षा करते हुए अधर्म को भस्म करो। अचानक वीरचंद के चारों तरफ आग जलने लगी। उसकी शक्तियां कम होने लगी। यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? वीरचंद घबराया। इसी बीच भीमा की जंजीरें टूट गईं और वह आजाद हो गया। अब तुम्हारी बारी है वीरचंद, भीमा गर्जा। तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे राक्षस बनाया था। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भीमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगा, वीरचंद गिड़गिड़ाया। अब बहुत देर हो गई है, तुमने न जाने कितने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है, भीमा ने कहा। भीमा ने वीरचंद को उसी यज्ञकुंड की आग में धकेल दिया। वीरचंद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हरिया मित्र, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, भीमा ने कहा। हरिया ने पास पड़ा नीली जड़ का पौधा उठाया और भीमा को दिया। भीमा, यह लो, अब तुम इसे खाकर वापस इंसान बन जाओ। भीमा ने पौधा खाया और धीरे धीरे उसका राक्षसी रूप बदलने लगा। कुछ ही देर में वह एक साधारण इंसान बन गया। दोनों खुशी खुशी गांव वापस लौटे। लक्ष्मी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हरिया, तुम सही सलामत वापस आ गए। और यह कौन है? लक्ष्मी ने पूछा। लक्ष्मी, यही है भीमा, अब यह वापस इंसान बन गए हैं, हरिया ने बताया। भीमा ने चिंटू को देखा। बच्चा बहुत कमजोर दिख रहा था। हरिया भाई, अब मैं आपके बेटे को ठीक करता हूँ। वीरचंद के साथ रहते हुए मैंने कुछ अच्छी विद्याएं भी सीखी थी, भीमा ने कहा। भीमा ने अपने हाथ चिंटू के सिर पर रखे और कुछ मंत्र पढ़े। धीरे धीरे चिंटू का रंग वापस आने लगा और उसकी सांस भी सामान्य हो गई। कुछ घंटों बाद चिंटू खुद से उठकर बैठ गया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चिंटू ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, मेरा बेटा ठीक हो गया।
अगले दिन से भीमा भी हरिया के साथ मछली पकड़ने जाने लगा। उसकी मदद से अब उन्हें बहुत सारी मछलियां मिलने लगी। भीमा ने हरिया के परिवार के साथ रहने का फैसला किया। पूरा गांव हरिया की बहादुरी की चर्चा करता था। हरिया ने न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया बल्कि पूरे गांव को उस दुष्ट तांत्रिक से मुक्ति दिलाई। लोग कहते थे भीमा अब गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। उसके पास जो भी अच्छी विद्याएं थी उनका इस्तेमाल वह लोगों की भलाई के लिए करता था। महीनों बाद चिंटू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। वह अब दूसरे बच्चों के साथ खेलता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। हरिया भाई, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। अब मैं इस गांव में खुशी से रह सकता हूँ, भीमा ने एक दिन कहा। भीमा, यह सब भगवान की कृपा है और फिर सच्ची मित्रता का यही तो फल है कि हम एक दूसरे के काम आए, हरिया ने जवाब दिया। लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। अब उसके चेहरे पर वह चिंता की लकीरें नहीं थी जो पहले हमेशा रहती थी। भीमा भैया, आज चिंटू ने स्कूल में सबसे अच्छे अंक लाए हैं, लक्ष्मी ने खुशी से बताया। यह बहुत अच्छी बात है। चिंटू बहुत होशियार बच्चा है, भीमा ने गर्व से कहा। समय बीतने के साथ सोनपुर गांव में खुशी का माहौल बना रहा। हरिया और भीमा की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। अगली कहानी। बात उन दिनों की है जब उत्तर भारत के अंचल में बसा गगनपुर गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। न सुबह की किरणें यहाँ देर से आती, न ही खेतों की मुस्कान कभी मुरझाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय भी यहाँ थमकर सुस्ता लेता हो। वहीं एक और गांव के सबसे किनारे फैले विशाल खेतों में उस रोज ओस की बूंदें गेहूं की बालियों से फिसल रही थी और सूरज अपनी पहली झलक में उन पर सोने सा रंग भर रहा था। इन्हीं खेतों की मेड़ पर धीरे धीरे चल रहे थे ठाकुर चंदन प्रताप सिंह। सीधे ऊंचे कद के, पर चाल में एक ठहराव, आंखों में एक आत्मिक तेज। गांव उन्हें केवल जमींदार नहीं मानता था, वे धरती से जुड़े, मिट्टी की महक समझने वाले एक ऐसे सज्जन थे जिनकी बातों में ना कोई आडंबर था, न व्यवहार में कोई अभिमान। उस सुबह जब वे खेतों की हरियाली को निहारते हुए आगे बढ़े तो दूर से उनके पुराने और विश्वासपात्र किसान धीरज ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। जय राम जी की ठाकुर साहब। ठाकुर चंदन के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान उभरी। उन्होंने चारों ओर फैली फसल की ओर देखा जो हवा में झूम रही थी, मानो धरती माँ स्वयं अपनी संतानों की उन्नति पर हर्षित हो। अरे वाह धीरज, उनकी आवाज में एक बालसुलभ प्रसन्नता थी। इस बार की फसल तो जैसे गा रही हो, कितनी हरी भरी, कितनी लहराती हुई, लगता है जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही है। धीरज ने अपने पसीने से भीगी पगड़ी को थोड़ा ठीक करते हुए श्रद्धा से उत्तर दिया। ठाकुर साहब, ये सब आपकी छाव का असर है और आपकी लगन का भी। किसान तो मेहनत करता है, पर जब कोई उसे समझे, उसकी पीड़ा बांटे, तभी उसकी मेहनत रंग लाती है। ठाकुर चंदन प्रताप ने धीरे से सिर झुकाया। धीरज, उन्होंने कहा, तू जानता है खेत मेरे हैं, पर हाथ तेरे जैसे सच्चे किसानों के हैं। ये धरती हम सबकी माँ है। जो माँ को श्रम से सींचेगा वो कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। धीरज ने आगे झुकते हुए कहा, ठाकुर साहब, ऐसे शब्द तो कम ही सुनने को मिलते हैं। गांव में और भी ठाकुर हैं, पर आप जैसे नहीं। औरों की आंखों में केवल सत्ता की चमक होती है, आपकी आंखों में सेवा की ज्योति है। ये सुनकर ठाकुर चंदन बस मुस्कुराए। उनका स्वभाव ही ऐसा था, मौन में गहराई और सरलता में शक्ति। अचानक धीरज की आंखें बड़ी हो गईं, मानो कोई बात अचानक स्मरण में आ गई हो। ठाकुर साहब, उसने घबराहट में कहा, मैं तो बताना ही भूल गया। ठाकुराइन जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बाबूजी ने खास संदेश भिजवाया है, आप तुरंत हवेली लौटें। ठाकुर चंदन प्रताप कुछ क्षण को ठिठके। उनकी गहरी आंखों में एक साथ चिंता और आशा की तरंगे उमड़ने लगी। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और फिर जैसे अपनी अंतरात्मा से बोले, हे ईश्वर, इस बार मेरी गोदी में एक बेटी खिल जाए, एक कन्या रत्न, जिससे ये आंगन पूर्ण हो जाए। धीरज भाव विभोर हो गया। उसके गले से बोल निकलते नहीं बने, पर फिर उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, यही तो आपका बड़पन है ठाकुर साहब। बाकी जगहों में लोग पुत्री का नाम सुनते ही माथा पीट लेते हैं, और आप। धीरज, ठाकुर ने उसे देखा, पुत्र तो है ही, वंश की ज्योति,
पर बेटी, वह तो घर की आत्मा होती है। जैसे खेत में फसल से पहले फूल खिलते हैं, वैसे ही बेटी से ही तो घर महकता है। और ये कहकर ठाकुर चंदन प्रताप सिंह तेज कदमों से हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों में उत्साह था, मन में श्रद्धा और हृदय में एक कन्या के स्वागत का सच्चा भाव। गगनपुर की वह सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। खेतों से लौटते हुए ठाकुर चंदन प्रताप सिंह के पांव जरूर थके हुए थे, पर मन जैसे किसी अनुपम समाचार की आहट से पुलकित हो रहा था। जैसे उनकी आत्मा ने पहले ही जान लिया हो कि जीवन में कोई नई रेखा खिंचने वाली है, कोई कोमल उजली ममतामयी रेखा। हवेली के विशाल द्वार पर जब वे पहुँचे तो दहलीज पर खड़ी दाई माँ ने हाथ जोड़कर उस पुरानी ग्रामीण विनम्रता में सिर झुकाया। बधाई हो ठाकुर साहब, उसने स्वर में गूढ़ उल्लास छिपाते हुए कहा। ठाकुराइन जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। क्षण भर के लिए जैसे समय ठहर गया। ठाकुर चंदन प्रताप की आंखें चमक उठीं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी पिता के सपने की पहली झलक से ही जन्म लेती है। सच में उनकी आवाज कांप गई। अरे वाह, मेरी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और धीमे स्वर में कहा, धन्य है ये धरती, धन्य है ये पल, इसका नाम हम सुंदरी रखेंगे। भीतर कक्ष में, जहाँ खिड़की से धूप की एक पतली रेखा नवजात के गालों को सहला रही थी, वहाँ बिस्तर पर लेटी रूप सुंदरी चंदन प्रताप की पत्नी ने फीकी मुस्कान के साथ आंखें खोलीं। अरे, मेरा नाम भी तो रूप सुंदरी है, उसने थकी हुई पर प्यार भरी आंखों से कहा। ठाकुर चंदन ने उसकी हथेली को अपने हाथों में भरते हुए कहा, हाँ, और अब हमारे जीवन में दो सुंदरियां होंगी, तुम जो रूप की सुंदरता हो और यह कन्या जो मन की सुंदरता बनेगी। पर मुझे विश्वास है यह रूप में भी उतनी ही अनुपम होगी। उस दिन से हवेली में जैसे बहार उतर आई। दिन बीतने लगे। हवेली के आंगन में अब दूधिया हंसी की किलकारियां गूंजती थी। छोटी सुंदरी जब अपने बड़े भाई रतन के पीछे पीछे लंगड़ाते कदमों से दौड़ती तो ठाकुर चंदन अपने बरामदे में बैठकर दोनों को देखकर मुस्कुराते, जैसे जीवन के सबसे सुहाने दृश्य में लिपटा कोई राजा अपने खजाने को निहार रहा हो। पर जैसा कि जीवन का दस्तूर है, हर शांति का साया अधिक समय तक नहीं ठहरता। एक दोपहर जब ठाकुर चंदन प्रताप खेतों से लौटे तो हवेली के द्वार पर गांव वालों की भीड़ देख वे चौंक गए। हर चेहरा कुछ कह रहा था, कुछ जो अधूरा था पर गहरा था। मुखिया जी, उन्होंने चिंता से पूछा, इतनी भीड़ क्यों? गांव में सब कुशल तो है ना? मुखिया ने भारी मन से सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, ठाकुर साहब, आपके पिताजी ठाकुर रणधीर प्रताप जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें डर है। ये शब्द सुनते ही चंदन प्रताप की सांसें जैसे उलझ गईं। वे भीड़ को चीरते हुए हवेली के उस पुराने कक्ष की ओर भागे जहां एक समय में ठाकुर रणधीर प्रताप की गरजती आवाजें गूंजती थी। कक्ष के भीतर एक गहरी शांति थी, पर वह शांति उल्लास की नहीं, विलगाव की थी। पुरानी चारपाई पर उनका पिता लेटा था। कभी जो चेहरा रोबीला था, आज वह पीला पड़ गया था। सांसें थकी हुई थी, पर आंखों में अब भी वैसी ही गरिमा थी। पिताजी, चंदन ने व्याकुल होकर उनके हाथ थामे। आप ठीक तो हैं ना? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। पर रणधीर प्रताप ने अपने कांपते हाथ से बेटे की कलाई थाम ली, धीरे से, पर ऐसा जैसे अब कुछ और कहने का समय शेष नहीं। नहीं बेटा, उनका स्वर धीमा था पर शब्दों में शताब्दियों का अनुभव था। अब वैद्य की नहीं, तेरे कंधों की जरूरत है। मेरा समय पूरा हो गया है। ठाकुर चंदन की आंखें नम हो गईं और पिता की हथेली में अपने माथे को टिकाते हुए वे फफक पड़े। उस क्षण गगनपुर की हवेली में केवल दो धड़कनों की आवाज थी, एक जाते हुए युग की और दूसरी एक नए युग की जिम्मेदारी की। कक्ष में समय जैसे थम गया था। दीपक की लौ हल्की सी कांप रही थी, मानो वह भी उस पल की गंभीरता को समझ रही हो। ठाकुर रणधीर प्रताप पलंग पर लेटे थे, सांसें थकी हुई पर आत्मा अभी भी जागृत थी। जीवन की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा वह पुरुष, जिसे कभी लोग सिंह सदृश कहते थे, अब धीमे स्वर में कुछ कहने को आतुर था। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे रखा एक मुड़ातुड़ा कागज निकाला। आंखें बंद थी, पर मुख पर दृढ़ता वैसी ही थी जैसी कभी रणभूमि के सेनापति में होती है। चंदन, उन्होंने कहा,
सुन, मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। ठाकुर चंदन प्रताप, जो अभी तक पिता के मस्तक को सहला रहे थे, चौंक उठे। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों एक साथ उभर आए। पिताजी, उन्होंने धीरे से कहा, ये तो सरासर अन्याय है। मत भूलिए, इस जमीन में आधा हिस्सा बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप का भी है। रणधीर प्रताप की आंखों में एक बुझती ज्वाला अचानक फिर सुलग उठी। वर्षों का क्रोध, जिसे उन्होंने भीतर दबा रखा था, उस क्षण मुखर हो उठा। उसका नाम मत ले, उन्होंने डपटते हुए कहा। हाँ, मेरा पुत्र है वो, पर तेरा सगा नहीं। वो तेरा भाई नहीं, तेरा दुश्मन है। कुछ क्षण के लिए कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिरहाने बैठे चंदन प्रताप को जैसे काटो तो खून नहीं। वो मुझसे छल कर चुका है, मुझे अपमानित कर चुका है। रणधीर प्रताप का स्वर धीमा होते होते टूटा सा लगने लगा। उससे कुछ भी करना बेटा, पर दूर रहना। वो आग है, जो पास आएगा जल जाएगा। उन्होंने अपनी बुझती दृष्टि मुखिया जी की ओर मोड़ी, जो कमरे के एक कोने में मौन खड़े थे, जैसे किसी व्रत में हों। मुखिया जी, रणधीर प्रताप की आवाज फुसफुसाहट बन चुकी थी। यदि कभी वीरेंद्र इस हवेली, इस जमीन पर दावा करे, तो जान लीजिए वो झूठ बोल रहा है। वो अब मेरा नहीं, इस कुल का हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने एक लंबी सांस भरी, जैसे समय की डोरी को अंतिम बार खींचना चाह रहे हों। और फिर उस धड़कते कमरे में शांति की एक अतल गहराई उतर आई। रणधीर प्रताप इस संसार को छोड़ अनंत यात्रा पर निकल चुके थे। ठाकुर चंदन प्रताप जैसे टूट गए। वे पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगे, जैसे वर्षों का बालपन इस एक क्षण में लौट आया हो। उनका छोटा बेटा रतन, जो दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, धीरे धीरे आया और अपने पिता के कंधे से सटकर मासूमियत से पूछ बैठा, पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? चंदन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे के कोमल बालों पर हाथ फेरा और कांपते स्वर में कहा, बेटा, दादाजी बहुत दूर चले गए हैं। अब सिर्फ हमारी यादों में रहेंगे और हमारे सपनों में। अगले दिन गगनपुर की हवेली ने एक और शोक देखना सीखा। ठाकुर रणधीर प्रताप का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गगनपुर की पगडंडियां, जिन पर कभी रणधीर प्रताप की घोड़े की टापें गूंजती थी, आज मौन होकर उनके अंतिम पथ पर बिछ गईं। जब चंदन प्रताप लौटे तो हवेली की दीवारें भी उनके दुख से सिहर उठी। मुखिया जी ने आगे बढ़कर चुपचाप उनका कंधा थामा। चंदन की आंखें अब भी नम थी और होठों से बुदबुदाहट निकली। पिताजी, आप जाते जाते मुझे इतना भारी बोझ दे गए, इतना विषैला निर्णय। किसे न्याय दूं, किसे ठुकराऊं? रूप सुंदरी, जो पीछे से चली आई थी, उन्होंने धीरे से पति के कंधे पर हाथ रखा। उनकी दृष्टि में संतुलन था, स्वर में धैर्य। स्वयं को इस तरह तोड़ेंगे तो उनकी आत्मा अशांत हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप दुख में घुलें। उनके जाने के बाद अब आप ही कुल की थाती हैं। अब आपको ही सबका न्याय बनना है। मुखिया जी ने सिर झुकाते हुए कहा, समय सबसे बड़ा मरहम है ठाकुर साहब। ये भी बीत जाएगा, जैसे वर्षा बीत जाती है पर मिट्टी में हरियाली छोड़ जाती है। वर्षों बीत गए, पर जीवन के वृक्ष पर लगे कर्मों के फल समय से पहले नहीं झड़ते। ठाकुर चंदन प्रताप सिंह अब अपने पिता की विरासत को निष्ठा और न्याय से संजो रहे थे। खेतों की मेड़ पर चलते हुए जब वे फसल की हरी लहरियां देखते, तो मन में पिता की छवि उभर आती। हवेली फिर से किलकारियों से गूंजने लगी थी। रतन बड़ा हो रहा था और नन्ही सुंदरी अब हवेली की धड़कन बन चुकी थी। पर उस दिन गगनपुर की धरती भी रो रही थी। घनघोर वर्षा हो रही थी। आकाश से बरसते पानी की धारें मानो किसी भूले हुए दुहक को धोने उतरी हों। चंदन प्रताप कंधे पर पुराना काले रंग का छाता लिए अपने खेतों से लौट रहे थे। मिट्टी से सने उनके पांव हर कदम के साथ गीली धरती में धंसते और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वे हवेली के मुख्य द्वार तक पहुँचे तो उनकी दृष्टि एकाएक ठिठक गई। भीगी हुई दोपहर में चौखट पर खड़े थे बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप। सिर झुका हुआ, कंधे गिरे हुए, शरीर भीगा और मन भी। उनके साथ खड़ी थी उनकी पत्नी काव्या, गोद में एक पुराना थैला और आंखों में एक गहरी थकावट। उनके पैरों के पास भीगता खड़ा था एक 7 वर्षीय बालक शंकर, सूखा गला और बुझी हुई आंखों वाला। क्षण भर को चंदन की सांस रुक गई।
कभी जो भाई उस हवेली का शेर कहलाता था, आज वह निरीह पक्षी सा खड़ा था। वीरेंद्र की आवाज धीमी थी, पर उसमें पछतावे की नमी थी। मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था, पिताजी को नहीं जानता इस दुहक से कैसे उभर पाऊंगा। चंदन ने एक लंबी सांस ली, छाता बंद किया और आगे बढ़ते हुए कहा, भैया आप बारिश में क्यों भीग रहे हैं? अंदर क्यों नहीं आ रहे? आइए आइए भीतर, घर आपका ही है। पर वीरेंद्र वहीं खड़े रहे। उन्होंने सिर नीचा कर लिया, जैसे हवेली की मिट्टी से ही क्षमा मांग रहे हों। कौन सा मुंह लेकर अंदर जाऊं चंदन? उनका स्वर भीगा हुआ था। मैं तो इतना अभागा हूँ कि पिता की अर्थी को कंधा भी नहीं दे सका। चंदन की आंखों में एक पल को दुहक और नाराजगी की लहर उठी। भैया, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर आप पिताजी की मेहनत से कमाई दौलत को अय्याशी में नहीं उड़ाते, जुए में नहीं हारते और उनसे झगड़ा न करते, तो आज आपकी ये हालत न होती। वीरेंद्र प्रताप जैसे अपने अपराध की परछाई में डूब चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर चंदन के पांव पकड़ लिए। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। देख, मेरी पत्नी काव्या गर्भवती है और शंकर 2 दिन से भूखा है। हमें सिर्फ एक कोना चाहिए हवेली का, सिर्फ सिर छिपाने की जगह, जब तक मैं कोई काम धंधा न खोज लूं। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उनमें कोई दिखावा न था। वह पश्चाताप था जो वर्षों के भ्रम से गुजरने के बाद जन्मता है। मुझे पता है कि पिताजी ने जायदाद तेरे नाम कर दी थी, मैं जानता हूँ, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दिनों की मोहलत। चंदन का हृदय उस क्षण पिघल उठा। यह वही भाई था जिसके कंधों पर बचपन में वह बैठा करता था। यही वो हाथ थे जिन्होंने उसे पहली बार तीर चलाना सिखाया था। उन्होंने अपने पांव धीरे से छुड़ाए और गीली जमीन पर झुके अपने भाई को उठाते हुए कहा, बस बस भैया, मेरे पांव मत छुए, मुझे पापी मत बनाइए। आप बड़े हैं और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। उनकी आंखों में निश्चल प्रेम की ज्योति थी जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। पिताजी आपसे नाराज थे, ये सच है, पर मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। जिस हवेली को आपने बसाया, उसी में आज मैं सांस ले रहा हूँ। आपका अधिकार इस हवेली पर उतना ही है जितना मेरा। उन्होंने द्वार की सांकल खोली। भीतर आइए भैया, आज से यह घर फिर से पूरा होगा। बरसात थम चुकी थी, पर हवेली के द्वार पर खड़ी भावनाओं की बाढ़ अभी भी बह रही थी। ठाकुर चंदन प्रताप अपने बड़े भाई वीरेंद्र को भीतर ले जाने ही वाले थे कि तभी भीगी मिट्टी पर मुखिया जी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनका चेहरा गंभीर था और माथे पर चिंता की लकीरें। ठाकुर साहब, उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने उस बेटे को फिर से घर में आने दिया है जिसे आपके पिताजी ने अपने दिल से निकाल दिया था। क्या आप भूल गए? स्वर्गीय ठाकुर रणधीर प्रताप सिंह ने आपको सोच समझकर जायदाद का एकमात्र वारिस बनाया था। चंदन प्रताप, जो अब तक मौन करुणा में डूबे थे, मुखिया की बात सुनकर तनकर खड़े हुए। उनकी आंखों में एक तेज कौंध उठा। मुखिया जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या आप मेरे भैया की आंखों में भरे आंसू नहीं देख पा रहे? ये आंसू किसी स्वार्थ के नहीं, पश्चाताप के हैं। और याद रखिए, यदि पिताजी ने मुझे वारिस बनाया है, तो यह भी मेरा अधिकार है कि मैं उस संपत्ति में किसे भागीदार बनाऊं। यह मेरी जायदाद है और यह मेरा निर्णय। मुखिया जी कुछ कह न सके। ठाकुर चंदन ने अपने भाई का हाथ थामा, काव्या को सहारा दिया और नन्हे शंकर को उठाकर हवेली के भीतर ले गए। उस दिन हवेली का आंगन भीग गया, पानी से नहीं, बल्कि उन कदमों से जिनमें वर्षों का गलतफहमी और पछतावा लिपटा हुआ था। समय आगे बढ़ा और हवेली में फिर से एक उल्लास की किरण उतरी। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस दिन आंगन में पीली धूप की तरह एक नई मुस्कान बिखर गई। वीरेंद्र प्रताप की आंखों में वर्षों बाद कोई उम्मीद की चमक दिखी। जब चंदन अपनी छोटी भतीजी को देखने आए, तो उनके मन में एक अलौकिक संतोष था। मैं अक्सर सोचता था, चंदन बोले, कि मेरी बेटी सुंदरी कब तक अकेली खेलेगी। रतन बड़ा हो जाएगा और अपने कार्यों में लग जाएगा, पर अब मेरी बच्ची को एक सहेली मिल गई है, उसकी अपनी बहन। वीरेंद्र प्रताप ने भावुक होकर अपने छोटे भाई का हाथ थामा। छोटे भाई, वे बोले, इस बच्ची का नाम तू ही रखेगा, यह तेरा हक है। चंदन की आंखें भीग गईं।
उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, अगर पिताजी जीवित होते तो निश्चय ही इसका नाम चंद्रलेखा रखते। चांद जैसी उजली और भविष्य की राहें रोशन करने वाली। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो चिंता मत कर मेरे भाई, आज से मेरी बेटी का नाम चंद्रलेखा ही होगा। पर समय केवल फूल नहीं बोता, कांटे भी छुपा देता है। एक रात जब हवेली नींद में डूबी थी, दीवारों के भीतर एक और कहानी पनप रही थी, जिसे किसी ने सुना नहीं, पर आने वाला समय जिसे महसूस करेगा। कक्ष में धीमी बातों की सरसराहट गूंज रही थी। काव्या बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखों में आंसू नहीं पर चुप जलन थी। ये सब नौटंकी कब तक चलेगी वीरेंद्र? उसका स्वर तीखा था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी और तुम अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो। वीरेंद्र प्रताप, जो एक और करवट लेकर लेटे थे, पलटे और उसकी ओर घूरते हुए बोले, बकवास बंद कर काव्या। काव्या ने उत्तर में आंखें नहीं झुकाईं। कल को हमारा बेटा शंकर जवान होगा तो क्या वो रतन का नौकर बनेगा? वीरेंद्र की मुट्ठियां भिंज गईं। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बसने आया हूँ? नहीं काव्या, मैं तो इस हवेली की एक एक दीवार पर अपना नाम लिखवाकर इस चंदन को मिटा डालूंगा। काव्या ने शंका से पूछा, पर कैसे? चंदन के साथ पूरा गांव है, मुखिया भी उसी के पक्ष में है। अगर तूने कोई चाल चली तो तू अकेला पड़ जाएगा। वीरेंद्र प्रताप के होठों पर एक शीतल किंतु कुटिल मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में उस समय का इंतजार झलकने लगा जो अभी आया नहीं था। चिंता मत कर काव्या, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गगनपुर की हवेली में दिन शांति से बीतते जा रहे थे। सूरज रोज खेतों पर अपनी किरणों की फसल बिखेरता और चंदन प्रताप रोज उन्हीं फसलों को अपनी नजरों से संवारते। पर भीतर ही भीतर समय कुछ और लिख रहा था, ऐसा कुछ जो चंदन के सहज मन को ज्ञात न था। एक दिन प्रातः की बेला में जब मटमैली धूप खेतों पर उतर रही थी, चंदन प्रताप यात्रा की तैयारी में व्यस्त थे। किसी अन्य गांव में एक जरूरी काम उन्हें बुला रहा था और कुछ दिन उन्हें घर से दूर रहना था। जाने से पूर्व वे अपने बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप के पास पहुँचे, जो हवेली के बरामदे में बैठे धूप सेंक रहे थे। भैया, चंदन ने आदर से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना है, लौटने में समय लग सकता है। तब तक आप खेतों का ध्यान रखिएगा, विशेषकर दक्षिण दिशा वाले 15 बीघे खेतों का। वहाँ इस बार की फसल अच्छी आई है। वीरेंद्र प्रताप ने चंदन की बात सुनी, फिर होठों पर एक कृत्रिम मुस्कान लाकर बोले, छोटे खेतों का ध्यान रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे खेत में जो किसान काम करते हैं वे मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते, तो भला वे मेरा कहाँ कैसे मानेंगे? यह सुनकर चंदन कुछ पल के लिए गहरे सोच में डूब गए। फिर तुरंत अपने थैले से एक कागज निकाला, उस पर अंगूठा लगाया और बड़े भाई की ओर बढ़ा दिया। यह लीजिए, उन्होंने कहा, यह कागज खेत पर काम करने वाले किसानों को दिखा दीजिएगा। इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण दिशा के 15 बीघा खेत की जिम्मेदारी फिलहाल आपकी है। आप वहाँ की देखरेख करें और जरा सावधानी बरतें। वीरेंद्र ने कागज को देखा, फिर आंखें सिकोड़कर पूछा, अरे छोटे, तुमने इस पर अंगूठा क्यों लगा दिया? नाम तो लिखा नहीं। मतलब? चंदन हंसते हुए बोले, भैया मैं जल्दबाजी में हूँ, वरना मैं उस खेत को आपके नाम ही लिख देता। आप बस इतना कह देना कि यह जमीन अब आपकी होने वाली है, किसान आपकी बात मान लेंगे। बाद में लौटकर मैं खुद जाकर सब समझा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इजाजत दीजिए, प्रणाम। और यह कहकर चंदन तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गए। उनके जाने की आहट अभी भी दीवारों पर बसी थी कि पीछे से उनकी भाभी काव्या वहां आ पहुंची। काव्या की आंखों में एक विचित्र चमक थी, होठों पर संतोष की रेखा और स्वर में व्यंग्य की चुभन। आखिर तुम्हारे छोटे भाई ने वही किया जो तुम चाहते थे, वह बोली। अब तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया है ना? वीरेंद्र ने वह कागज अपनी हथेलियों में ऐसे पकड़ा जैसे किसी अंधेरे रास्ते का दीपक मिल गया हो। उनकी आंखों में कपट की चमक थी और मन में षड्यंत्र की गंध। मूर्ख है मेरा भाई, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ये तो सिर्फ 15 बीघा जमीन समझ रहा है, पर मैं तो अब इस अंगूठे से पूरी जायदाद अपने नाम करवाऊंगा। हवेली, खेत, कुएं, गौशाला
सब कुछ। काव्या चौंकी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन गांव वाले इस पर यकीन नहीं करेंगे और जब चंदन लौटेगा तब वह सच्चाई सामने रख देगा। फिर क्या होगा? वीरेंद्र प्रताप की आंखों में एक भयावह चमक उभरी, वह चमक जो किसी भीतर छुपे षड्यंत्र का संकेत होती है। काव्या के सामने उसने धीमे स्वर में कहा, अरे चंदन वापस आएगा तभी तो कुछ कहेगा ना, अगर वो लौटे ही नहीं तो। कहते कहते उसने उस कागज को उठाया जिस पर चंदन ने जल्दबाजी में केवल अंगूठा लगाया था। फिर स्याही और कपट के सहारे उस पर पूरी जायदाद के हस्तांतरण का लिखित प्रमाण तैयार कर डाला। खेत, हवेली, गौशाला, कुएं, सब कुछ अब उस झूठे कागज की गिरफ्त में था। इसके बाद कपट के आत्मविश्वास से भरा वीरेंद्र प्रताप सीधा खेत की ओर चल पड़ा, जहां किसान अपने काम में व्यस्त थे। उनके चेहरे मिट्टी से सने थे, पर आत्मा अब भी निष्ठा से चमकती थी। जैसे ही वीरेंद्र ने अपना आदेश देना शुरू किया, किसानों ने उसकी बात को तुरशी से काट दिया। तुम हमको आदेश देने वाले कौन होते हो? एक किसान ने आक्रोश से पूछा। दूसरा किसान, वृद्ध लेकिन आत्मविश्वासी, बोला, हमारे ठाकुर साहब, चंदन प्रताप जी ही हमको आदेश देते हैं, हम उन्हीं की सुनते हैं। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए वह कागज हवा में लहराया, जैसे कोई विजयी राजा अपनी मुहर दिखाता है। ओहो, तो जरा यह कागज देख लो, यह रहा सबूत। तुम्हारे चंदन ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह। अब मैं ही मालिक हूँ, समझे? किसानों ने उस कागज को देखा तो सही, पर आंखों में अविश्वास के बादल और मन में संदेह की गूंज बनी रही। हमें यकीन नहीं होता, किसी ने कहा। वीरेंद्र ने तत्काल उत्तर दिया, तो जब वो वापस आए उसी से पूछ लेना। लेकिन तब तक अब तुम सब मेरे आदेश मानोगे, और हाँ, काम में कोताही नहीं चाहिए। जो भी सवाल करेगा उसे खेत से निकाल बाहर करूँगा। इस बात की भनक गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर चौपाल, हर चबूतरा, हर चूल्हे के पास बस एक ही चर्चा थी, ठाकुर चंदन ने अपनी सारी जमीन बड़े भाई को दे दी है। इस सूचना को सुनकर गांव के मुखिया, जिनकी आंखें अनुभव और विवेक से भरी थी, चौंक गए। वे तुरंत वीरेंद्र प्रताप के पास पहुँचे। मैं सुनकर हैरान हूँ, मुखिया बोले। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेंद्र? क्या सच में चंदन ने अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी? वीरेंद्र ने अब गर्दन और ऊंची कर ली, थोड़ी में अहंकार और शब्दों में गर्मी। हाँ, बिल्कुल सच है। अब से हवेली मेरी है, खेत मेरे हैं, और हाँ, अब से हवेली में आने से पहले मुझसे अनुमति लेना। बिना पूछे आए तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा, समझे ना मुखिया जी? चलिए अब। प्रणाम। चलिए चलिए। मुखिया की आंखों में रोष और दुख एक साथ उभरा। उनका चेहरा तपने लगा, जैसे उनके भीतर की न्याय की लौ अचानक प्रज्वलित हो गई हो। ओ वीरेंद्र, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तू अच्छा नहीं कर रहा। चंदन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो छल का नाम भी नहीं लेता। आने दो उसे। जब वो लौटेगा तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, और तब सब जान जाएंगे कि ये अंगूठा स्वेच्छा से लगा था या किसी कपट से। पर चंदन प्रताप कभी वापस नहीं आए। दिन बीते, फिर सप्ताह, फिर महीने। गांव की पगडंडियां, जो कभी चंदन के कदमों को पहचानती थी, अब उसे तलाशने लगी। हवेली की दीवारें हर सांझ उसकी प्रतीक्षा में सिहरने लगी। रतन और सुंदरी की आंखों में प्रश्न तैरने लगे। और फिर गगनपुर की गलियों में एक नई फुसफुसाहट उठी, कहीं ठाकुर चंदन लापता तो नहीं हो गए। गगनपुर की हवेली पर अब एक गहरी चुप्पी छा गई थी, वही हवेली जो कभी किलकारियों और हंसी से गूंजती थी। ठाकुर चंदन प्रताप को गए अब 2 मास बीत चुके थे। न कोई संदेशा, न कोई खबर। खेतों की हरियाली भी अब फीकी लगने लगी थी, और हवेली के आंगन में जैसे धूप भी उदास होकर उतरती थी। उस दिन दोपहर के सन्नाटे में रूप सुंदरी धीमे पांवों से वीरेंद्र प्रताप के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे, और चेहरा इतना पीला मानो वर्षों की थकावट उस पर जमा हो गई हो। सेठ जी, वह धीमे स्वर में बोली, इन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे मन को बहुत भय लग रहा है। वीरेंद्र प्रताप ने झूठी चिंता का मुखौटा ओढ़ लिया। आंखों में बनावटी करुणा थी और स्वर में चिकनाई। हाँ बहू, मुझे भी चिंता है।
अब जहाँ गया है मेरा छोटा भाई वहीं मैं खुद जा रहा हूँ, उसे लेकर ही लौटूंगा, तुम घबराओ मत। इतना कहकर उसने सिर झुकाया, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पीछे खड़ी काव्या को एक धीमा पर स्पष्ट इशारा कर गया। कुछ समय बीता। शाम के झुटपुटे में जब हवेली के आंगन में एक अकेली जुगनू सी आशा टिमटिमा रही थी, काव्या एक गिलास दूध लेकर रूप सुंदरी के पास पहुंची। दूध पी लो भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चंदन की याद में तुम बहुत दुबली हो गई हो, ऐसे कैसे चलेगा? रूप सुंदरी ने पहले इनकार किया, पर काव्या के बार बार कहने पर मजबूरीवश दूध पी लिया। कुछ पल बीते ही थे कि उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा। वह तड़पने लगी जैसे भीतर कोई जहर फैल रहा हो। कुछ ही देर में रूप सुंदरी ने दम तोड़ दिया। काव्या अब जोर जोर से रोने लगी, आंचल से चेहरा ढांपकर रोने का ऐसा अभिनय किया मानो सीता का वनवास हुआ हो। गांव वालों को सूचना दी गई। देखते ही देखते हवेली में भीड़ जमा हो गई। सब यह सोचकर शोक में डूब गए कि पति की जुदाई, चिंता और मानसिक वेदना ने रूप सुंदरी की जान ले ली। हवेली के सामने चिता की लपटों में उस औरत का शरीर जल रहा था जिसने एक पूरा जीवन अपने पति, बच्चों और सास ससुर की सेवा में समर्पित कर दिया था। और वहीं पास खड़ा था रतन, बस 5 वर्ष का वह बालक जो अपनी माँ की चिता की ओर देखकर चीख चीख कर रो रहा था। माँ, माँ, उठो ना माँ। किसी का हृदय हिल गया, किसी की आंखें भीग गईं, पर जिनके हाथों में उसका सर्वनाश लिखा था उनके चेहरों पर एक अजीब सन्नाटा था जिसमें भय नहीं, योजना थी। कुछ दिन बीते। रूप सुंदरी का कमरा अब बंद कर दिया गया था और हवेली में एक नई व्यवस्था बनने लगी थी। एक ऐसी व्यवस्था जो छल और अंधकार से बुनी गई थी। एक रात जब हवेली के कोनों में सन्नाटा सरसराने लगा, काव्या ने वीरेंद्र प्रताप से धीमे स्वर में पूछा, अब इस रतन का क्या करना है? वीरेंद्र की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसने सांस खींची और कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह बच्चा अगर जीवित रहा तो एक दिन अपने पिता की सच्चाई पूछेगा और तब हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इसे और चंदन की बेटी सुंदरी, दोनों को किसी तरह ठिकाने लगाना होगा। काव्या के चेहरे पर भय की रेखा उभर आई। रतन को ठीक है, पर सुंदरी को मत मारो, वह बोली। उसे मैं इस हवेली की दासी बनाकर रखूंगी। जब हमारी बेटी चंद्रलेखा बड़ी होगी तो उसे एक दासी की जरूरत पड़ेगी। सुंदरी उसके लिए ठीक रहेगी। न रक्त का नाता, न बराबरी की औकात। वीरेंद्र प्रताप कुछ क्षण चुप रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ, तुमने सही कहा। सुंदरी अब हमारी बेटी की छाया होगी, पर जमीन पर पड़ी परछाई की तरह, जिसे कोई देखे पर कोई गिने नहीं। गगनपुर की सुबह शांत थी, पर उसकी हवाओं में एक अदृश्य भय घुला हुआ था। हवेली की दीवारें आज कुछ अधिक चुप थी, जैसे कोई अनहोनी को महसूस कर रही हों। उस दिन सूरज की किरणें जरा देर से खेतों तक पहुंची थी और दक्षिण दिशा की पगडंडी पर वीरेंद्र प्रताप कुछ सोचते हुए चला जा रहा था। उसके पीछे नन्हा रतन, जो अबोध आंखों से अपने ताया जी के पीछे पीछे चल रहा था। ताया जी, रतन ने मासूमियत से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वीरेंद्र का चेहरा एक पल को शांत रहा, पर तुरंत ही उसकी आंखों में क्रूरता की चिंगारी चमक उठी। स्वर कठोर था, जैसे पत्थर से टकराती हुई ध्वनि। अरे मूर्ख, तुझे तेरे पिता के पास पहुंचा रहा हूँ, समझा? रतन ठिठक गया। उसका मासूम चेहरा डर से स्याह पड़ गया। क्या मतलब आपका? उसने कांपते स्वर में पूछा। वीरेंद्र के होठों पर अब वह मुस्कान लौट आई जो किसी राक्षसी आत्मा की पहचान होती है। ओ मेरे छोटे बच्चे, वह बोला, सामने जो पहाड़ी देख रहा है ना, उसी से मैंने तेरे पिता, मेरे छोटे भाई चंदन को नीचे गिरा दिया था और वह सीधा सीधा नर्क में जा गिरा। वहीं तेरी माँ, उसे मेरी पत्नी काव्या ने जहर पिलाया था। दोनों अब उस लोक में हैं और अब बारी तेरी है। रतन की आंखों में आंसू बह निकले। वो डरा, सहमा, कांपता हुआ पीछे हटने लगा। वीरेंद्र की आवाज अब और भयावह हो चुकी थी। और सुंदरी, वह तो हमारी चंद्रलेखा की दासी बनेगी। जायदाद का वारिस होगा मेरा बेटा शंकर, तू और तेरी बहन। बस 2 मोहरे थे इस खेल में, लेकिन अब ये खेल मैं जीत चुका हूँ। अब आ बेटा, मैं तेरा गला दबा दूं। वीरेंद्र आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह झपटा ही था कि
धड़ धड़ धड़। कहीं दूर से घोड़ों की टापों की तेज आवाज आने लगी। वीरेंद्र चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा। घने जंगल की धुंध से एक नकाबपोश सवार उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उससे पहले कि वीरेंद्र कुछ समझे, भय से भरे मन के साथ वह उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। पत्तियां चरमराईं, झाड़ियां हिली और फिर सन्नाटा। नकाबपोश सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ रतन के पास पहुंचा और उसे नीचे उतरकर सहारा दिया। उसका चेहरा अब भी नकाब में था, पर स्वर में चिंता की सच्चाई थी। बेटा बताओ, अभी तुम्हारे साथ कौन था? उसने पूछा। रतन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपते हुए बोला, वो मेरे ताया जी थे। उन्होंने मेरे पापा को मार डाला और अब मुझे भी मार डालते अगर आप नहीं आते। ये सुनते ही नकाबपोश की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा तपे हुए लोहे सा कठोर था, पर आंखों में करुणा का सागर। वह था डाकू संग्राम सिंह, जिसका नाम जंगलों में खौफ से लिया जाता था, पर आज वह खुद अपने भीतर के इंसान से मिलने आया था। बेटा, संग्राम सिंह बोला, मैं तो डाकू हूँ। सोचा था तुझे बस सुरक्षित घर छोड़ आऊंगा, पर आज लगा असली डाकू तो वो हैं जो हवेलियों में रहते हैं, जहर पिलाते हैं और अपनों को मारते हैं। हम तो लूटते हैं, पर अपने खून से नहीं। रतन ने रुंधे स्वर में कहा, मेरी बहन, वो उनके कब्जे में है। डाकू संग्राम सिंह ने रतन के सिर पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा, वो लोग कहते हैं कि सुंदरी बड़ी होकर उनकी बेटी की दासी बनेगी, पर समय सबका हिसाब करता है। समय बड़ा बलवान है, तेरा वक्त भी आएगा। अभी चल मेरे साथ। और वह नन्हा रतन, जिसका बचपन अभी मासूम खेलों में बीतना चाहिए था, संग्राम सिंह के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, सवाल थे, और भीतर पल रहा था एक बीज जो बड़ा होकर अन्याय को मिटाने के लिए वटवृक्ष बनेगा। 20 वर्ष बीत चुके थे। रतन अब कोई नन्हा बालक नहीं था, बल्कि संग्राम सिंह के साये में पला बढ़ा एक होशियार, धीर गंभीर युवक बन चुका था। उसने जंगलों की चुप रातों में लड़ाई के गुर सीखे थे और डाकुओं के बीच न्याय का पाठ पढ़ा था। उसकी आंखों में अब बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध तैरता था। और इधर हवेली में सुंदरी, जो कभी चंदन और रूप सुंदरी की दुलारी बिटिया थी, अब 20 बरस की हो चुकी थी। उसका रूप अब उसके नाम से भी बढ़कर था, पर उसकी चाल में नौकरानी की झिझक और आंखों में अपमान की परछाइयां बस चुकी थी। चंद्रलेखा काव्या और वीरेंद्र प्रताप की पुत्री अब 19 वर्ष की हो चली थी। घमंड उसकी ज़बान में उतर आया था और अधिकार उसके लहजे में। शंकर, जो अब 27 का जवान हो चुका था, हवेली और गांव में अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करता फिरता। वह किसान की बेटी को डपटता, चौपाल में अपशब्द कहता और गली-गली आवारागर्दी करता। उस दिन भी एक आम सी सुबह थी, पर सुंदरी की आंखें आंसुओं से भरी थी। वह अपने छोटे से कोठरीनुमा कमरे में सिर झुकाकर बैठी थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब चंदन प्रताप की उंगली थामकर वह हवेली के आंगन में किलकारियां मारती थी। उसी समय वहां आई अब बूढ़ी हो चुकी काव्या, जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, पर स्वभाव में अब भी वह कटुता वैसी ही थी। रोने का नाटक बंद करो लड़की, उसने तिरस्कार से कहा। जब से पैदा हुई हो तब से रो रही हो। जाकर हवेली की सफाई कर। तू नौकरानी है, रानी नहीं। सुंदरी ने आंसू पोंछे और चुपचाप उठने ही वाली थी कि सामने से चंद्रलेखा आ धमकी। उसके चेहरे पर नाराजगी और स्वर में तानाशाही थी। मेरे कमरे की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? वह गर्जी। और मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी नाश्ता चाहिए। क्या तुम सोई रहती हो दिन भर? सुंदरी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई घर की ओर चल पड़ी, जैसे अपमान उसकी दिनचर्या बन चुका हो। वह रसोई में जाकर आटे को गूंथ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर धमकते हुए कदमों की आवाज आई और फिर चटाक, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने को हुई, लेकिन संभल गई। सामने शंकर खड़ा था, गुस्से से भरा, आंखों में क्रूरता और चेहरे पर घमंड। अरे, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह सुबह देसी घी के गरम पराठे खाने की आदत है। अभी तक मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बने? हाँ, सुंदरी ने कांपते स्वर में कहा। मैं अभी बनाती हूँ भैया।
तभी वहाँ वीरेंद्र प्रताप भी आ पहुँचे। अब सफेद बालों वाले, पर भीतर की कुटिलता और कठोरता अब भी वैसी ही। उन्होंने सुंदरी की ओर देखा और तिरस्कार से बोले, अगर मेरे बेटे को समय पर नाश्ता नहीं दोगी तो इससे भी ज्यादा थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और हाँ, अगर हमारे मेहमान आ जाएं और सफाई अधूरी हो तो याद रखना, तेरी ही जिम्मेदारी है सब। सुंदरी ने कुछ नहीं कहा, आंसुओं को भीतर समेटा और काम में जुट गई। उसने चंद्रलेखा और शंकर के लिए नाश्ता बनाया, घी की खुशबू से भरा पर आत्मा की लाचारी से महकता हुआ। फिर वह पूरे घर की सफाई में लग गई। उसकी सांसें तेज थी, पर वह हर कोने को ऐसे साफ कर रही थी जैसे हवेली से अपने आंसुओं के दाग मिटा रही हो। दोपहर की वह घड़ी थी जब हवेली के पत्थरों पर भी तपिश उतर आई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस चिड़ियों की थकी हुई चहचहाहट और रसोई से उठती धुएं की गंध हवेली की गहराइयों में पसरी थी। सुंदरी, जिसका नाम तो जैसे सौंदर्य का पर्याय था, पर जीवन उसी सौंदर्य का उपहास बन चुका था, थकी हारी अपने छोटे से कमरे में आकर बैठ गई। उसका सिर झुका था, केश बिखरे थे और उसकी हथेलियां आटे, मसाले और आंसुओं के मेल से कठोर हो चुकी थी। वह दीवार की ओर मुंह करके फूट पड़ी, बोलते हुए जैसे उसकी आवाज सिर्फ उस माँ तक पहुँचे जो अब इस संसार में नहीं थी। माँ, वह सिसकते हुए बोली, तुम कहाँ चली गईं? देखो न, इस हवेली में तुम्हारी सुंदरी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ताया और ताई मुझे नौकरानी कहते हैं। उसकी आंखें छलक उठीं, फिर धीमे स्वर में आगे कहा, कुछ दिन पहले मुखिया जी मुझे अकेले में मिले थे। उन्होंने कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था जो बरसों पहले ताया के साथ जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। काश वह मेरा भाई आज होता तो शायद मेरी हालत ये न होती। उसका स्वर टूट गया और वह घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। लेकिन समय को किसी की करुण पुकार से फर्क नहीं पड़ता। अचानक हवा में फिर वही करारी आवाज गूंजी, काव्या की कर्कश पुकार, ओ महारानी, कहाँ छुप गई हो? बाहर आओ, अभी दोपहर और रात का भोजन तैयार करना है। सुंदरी ने अपने आंसू पोंछे, सिर ढका और बिन उत्तर दिए बाहर निकल गई, जैसे हर दिन करती थी। यह उसका जीवन बन चुका था, जहाँ हर आंसू एक काम के बाद पोंछा जाता था। उधर उसी दिन की शाम गांव के चौक पर शंकर, वीरेंद्र प्रताप का घमंडी पुत्र, अपने कुछ साथियों के संग अकड़ते हुए खड़ा था। उसने रेशमी पगड़ी बांध रखी थी और कमर पर जरीदार अंगोछा लटका हुआ था। गांव में उसका रौब वैसा ही था जैसा किसी बिगड़े हुए सपूत का होता है। उसी भीड़ को चीरता हुआ एक अजनबी युवक चौक पर आ पहुंचा। वह सुंदर कदकाठी का, साफ सुथरे वस्त्रों में और चाल ढाल से व्यापारी लगता था। उसने विनम्रता से शंकर की ओर झुककर कहा, जय राम जी की भैया, मैं बाहर से आया एक व्यापारी हूँ। जरा एक बात पूछनी थी, इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? शंकर की भौहें चढ़ गईं और उसने ठहाका मारते हुए कहा, अरे ओ पगले, तुझे नहीं पता, ये गांव मेरा है। हम ही ठाकुर हैं, हम ही मालिक और हम ही सबसे अमीर, समझे? व्यापारी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, कृपया बुरा मत मानिए, मैं तो व्यापार की बात करने आया हूँ। फिर उसने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा, मुझे पता चला है कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास बहुत सी उपजाऊ जमीनें हैं। मैं उन खेतों को दुगुनी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो सौदा तय किया जाए। शंकर थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने व्यापारी की ओर संदेह से देखा, जैसे कोई खेल समझ में न आया हो। क्यों भाई, इतनी मेहरबानी काहे को? वह बोला, दुगुनी कीमत में कोई खेत क्यों खरीदना चाहता है? जमीन में क्या खजाना गड़ा है? शंकर की शेखी और तानाशाही पर उस व्यापारी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उल्टे हाथ जोड़ते हुए सादगी से बोला, भैया, मैं पहले एक बहुत गरीब किसान था, मिट्टी से ही जुड़ा रहा, पर भाग्य कभी साथ नहीं दिया। एक बार हमारे गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि खेत तो सूखे ही, लोगों की उम्मीदें भी जलकर राख हो गईं। सबने अपना गांव छोड़ दिया। मैं भी भटकते भटकते एक दूर गांव में जाकर कोयले की खदान में मजदूरी करने लगा। वह रुका, गले में थोड़ी गांठसी आई, फिर धीमे स्वर में बोला, वहीं एक दिन खदान की अंधेरी जमीन के भीतर मेरी किस्मत चमकी। मुझे कुछ कीमती हीरे मिले।
कई छोटे बड़े नीले गुलाबी पारदर्शी खदान के मालिक ने भी नहीं जाना, और वे हीरे मेरी मुट्ठी में बंद हो गए। अब उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक तेज चमक आई, फिर मुस्कान लौटी। अब मैंने निश्चय किया कि मैं फिर से एक किसान बनूंगा, इन हीरों के बदले जमीन खरीदूंगा। और मुझे पता चला कि इस गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास बहुत सी जमीनें हैं। इसलिए सोचा कि उनके पास आऊं, सौदा करूं और इस गांव को ही अपना बना लूं। आखिर जड़ें मेरी मिट्टी में ही हैं। भैया, मैं व्यापारी जरूर हूँ, पर भीतर से अब भी किसान हूँ। शंकर, जो अब तक अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था, यह सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। अरे वाह, उसने सोचा, यह तो सीधा साधा मूर्ख लगता है। हीरो के बदले खेती, अरे जहाँ लोग हीरे पाकर महल बसाते हैं, यह खलिहान चाहता है। इससे पहले कि यह किसी और ठाकुर के चंगुल में जाए, क्यों न इसे पिताजी के पास ले जाकर कुछ मोटा सौदा करवा लिया जाए। उसने झट से व्यापारी को भीतर तक बुलाया और हवेली के दरबार कक्ष में ले गया, जहां वीरेंद्र प्रताप आराम से बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। शंकर झुककर बोला, पिताजी, एक व्यापारी मिला है चौक पर, बड़ा ही भोला है। हीरो के बदले गांव की जमीनें खरीदना चाहता है। मैंने सोचा, इससे अच्छा ग्राहक और कहाँ मिलेगा। वीरेंद्र प्रताप चौकन्ना हो गया। पहले तो उसने आंखें तरेरी, फिर चौंक कर बोला, कहता है हीरे हैं इसके पास? चलो, मुझे खुद देखना होगा कि यह कोई सच्चा व्यापारी है या कोई चालाक ठग। इतना कहकर वह उठा, अपनी धोती को ठीक किया, रेशमी अंगोछा कंधे पर डाला और धीरे धीरे उस अजनबी व्यापारी की ओर बढ़ा जो सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में संदेह भी था और लालच भी। वीरेंद्र प्रताप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? व्यापारी ने सौम्यता से उत्तर दिया, मेरा नाम आदित्य है ठाकुर साहब। वीरेंद्र की आंखें उसकी बातों का अनुमान लगाने लगी। ठीक है आदित्य, वह बोला, अब दिखा, कहाँ है तेरे वे हीरे जिनकी बात कर रहा है तू? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शंकर की आंखें चमक उठी, जैसे अब खजाना खुलने ही वाला हो। काव्या, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, धीरे से कमरे में आकर खड़ी हो गई। आदित्य अब अपनी झोली में हाथ डाल रहा था, पर उसकी उंगलियों की चाल और चेहरा बता रहा था कि हीरे से कहीं ज्यादा कोई और चीज उसने संभाल रखी है। उसके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी स्थिरता और भीतर कोई रहस्य झांकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक मखमली पोटली निकाली। धीरे धीरे पोटली की गांठ खोली और एक एक करके उसमें से कई हीरे जमीन पर रख दिए। कुछ नीले, कुछ गुलाबी और कुछ सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी झिलमिलाते हुए। इनमें से एक आप ले जाइए ठाकुर साहब, आदित्य ने नम्रता से कहा। इसे किसी जौहरी से परखवा लीजिए, सच और झूठ का भेद वो कर लेगा। वीरेंद्र प्रताप की आंखों में लालच की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत एक चमकता हुआ हीरा उठाया और बिना समय गंवाए गांव के जौहरी की दुकान की ओर चल पड़ा। उसकी चाल तेज थी, जैसे कोई तिजोरी की चाबी लेकर भाग रहा हो। गांव के जौहरी नंदराम सोनी ने जब हीरे को अपने चिमटे और कांच के लेंस से परखा तो उसके माथे की सिलवटें मिटने लगी और आंखें फैलती गईं। अरे भैया, यह हीरा! वह चौंका। कहाँ से मिला? उसने पूछा। तुझे इससे क्या मतलब? वीरेंद्र ने चिढ़कर कहा। तू बस यह बता, असली है या नकली? नंदराम ने सम्मान से सिर झुकाया। ठाकुर साहब, यह हीरा असली ही नहीं, बेशकीमती है। इसकी कीमत में तो आप 10 एकड़ नहीं, उससे भी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। ये तो रत्नों का रत्न है। वीरेंद्र प्रताप के मन में जैसे सोने की खान फूट पड़ी। उसकी आंखों में लालच अब आकाश तक जा पहुंचा। तो वो व्यापारी झूठा नहीं, सच में रत्नों की खान लेकर आया है। ऐसे आदमी से जमीन क्यों न बेची जाए? क्यों न सारी जमीन, हवेली, सब कुछ ही हीरो के बदले दे दूं और किसी दूसरे राज्य जाकर अपनी अलग रियासत बनाऊं, महल बनवाऊं, गाड़ी घोड़े पालूं। वह हीरा संभालते हुए हवेली की ओर ऐसे लौटा जैसे कोई विजयी सेनापति रणभूमि से लौटे। हवेली पहुँचे ही उसने आदित्य से कहा, हाँ व्यापारी बाबू, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। आदित्य ने उसी शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, मैंने आपकी हवेली की बहुत चर्चा सुनी है, क्या आप इसे भी मुझे बेचेंगे? वीरेंद्र ने जरा भी देर नहीं की। हाँ, क्यों नहीं,
तुम चाहो तो अभी देख सकते हो, आओ मैं खुद दिखाता हूँ। वह आदित्य को लेकर हवेली के कोने कोने में ले गया। कक्ष, तहखाना, कोठार, गौशाला, हर ईंट को ऐसे दिखाया जैसे वर्षों से वह बेचने की तैयारी में हो। आदित्य चुपचाप हर कोना नाप रहा था, हर दीवार को देख रहा था, जैसे वो सिर्फ हवेली नहीं, बीते वर्षों की कोई कथा पढ़ रहा हो। तभी एक आंगन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सांवली सलोनी पर, थकी हुई आंखों वाली, बाल बंधे थे, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में झाड़न। ये कौन है? आदित्य ने एकटक पूछ लिया। वीरेंद्र ने उपेक्षा से कहा, अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है, बरसों से है यहाँ, किसी काम की नहीं, बस खाना बनाती है, सफाई करती है, और अब तो बोझ बन गई है। आदित्य की आंखों में क्षण भर को कुछ कांपा। वह फिर बोला, अरे वाह, फिर तो ये भी मुझे ही चाहिए ठाकुर साहब। जब आप हवेली दे ही रहे हैं तो इसकी नौकरानी भी मेरी हुई। वीरेंद्र की आंखें हीरे की चमक में और चौड़ी हो गईं। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी यह अब हमारे किसी काम की नहीं, ले लो इसे भी। उसने हीरे की खातिर बेटी जैसी किसी की अमानत को बेच दिया, बिना जाने कि वो बेटी उसी घर की असली वारिस है। गगनपुर की हवेली, जो वर्षों तक अन्याय, छल और आंसुओं की मूक गवाह रही थी, आज एक बार फिर साक्षी बनने जा रही थी, पर इस बार सत्य के उद्घोष की। आदित्य, जो अब तक एक विनम्र व्यापारी के रूप में पेश आया था, धीरे धीरे अपनी चाल को अंजाम की ओर ले जा रहा था। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक सादा कागज निकाला, बिना किसी मुहर, बिना किसी रंगीन किनारे के, पर उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि एक साम्राज्य को झुका सके। ठाकुर साहब, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दस्तावेज पर कृपया आप, आपकी धर्मपत्नी, पुत्र शंकर और चंद्रलेखा अपने अपने अंगूठे का निशान दे दें, ताकि हमारी सौदेबाजी पूर्ण हो जाए। लालच की आंधी में अंधे हो चुके वीरेंद्र प्रताप ने एक बार भी उस कागज को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। हीरे की चमक उनके मन को वैसे ही ढक चुकी थी जैसे अंधकार दीपक की लौ को। उन्होंने अंगूठा लगाया, फिर शंकर, काव्या और चंद्रलेखा ने भी बारी बारी से अपनी सहमति उस सफेद पन्ने पर मोहर की तरह टिका दी। आदित्य ने उसी क्षण एक छोटी सी पोटली निकाली, वही जिसमें वह चमचमाते हीरे लिए घूम रहा था। उसने वह पोटली वीरेंद्र प्रताप के हाथों में सौंप दी। लीजिए, वह बोला, अब यह हवेली और आपकी समस्त जायदाद मेरी हुई। उसका स्वर धीमा था पर वज्र की तरह गूंजता हुआ। हवेली के कोने में खड़ी सुंदरी, जो अब तक मौन थी, जैसे इस सौदे के हर शब्द में अपने अपमान के वर्षों को जोड़ रही थी, फूट पड़ी। उसका रोदन हवेली की दीवारों में गूंजने लगा। यह कोई साधारण रोना नहीं था, यह वर्षों की पीड़ा, अपमान और अपनों से बिछुड़ने की करुण पुकार थी। वीरेंद्र प्रताप और उसका परिवार उस रात एक नई चमक के साथ गगनपुर से बाहर निकले, लेकिन नियति के खेल को वे कहाँ समझ पाए थे। वे दूर एक और राज्य पहुँचे, जहाँ एक मशहूर जौहरी की दुकान पर जाकर वीरेंद्र ने हीरो की पोटली सामने रख दी। क्यों भैया, वह बोला, देखो तो जरा, ऐसे हीरे देखे हैं कभी, इनकी पूरी कीमत दे दो। जौहरी ने हीरो को एक एक करके परखा, फिर उसकी आंखों में हैरानी नहीं, नाराजगी आई। अरे भैया, वह गुस्से से बोला, ये सब नकली हैं, 2 कौड़ी के भी नहीं, किसी गली मोहल्ले की दुकान पर भी नहीं बिकेंगे ये। तुम्हें किसने ठगा? क्या बकवास कर रहे हो? वीरेंद्र चिल्लाया, ये तो असली हीरे हैं। गांव का जौहरी बोला था कि वो तुम्हें झूठ बोल गया। जौहरी ने साफ कहा, इनकी कीमत इतनी भी नहीं कि 10 एकड़ जमीन की धूल खरीद सको, समझे? वीरेंद्र के मुंह से शब्द नहीं निकले, उनकी आंखों की चमक बुझ गई थी, पसीना माथे से बह निकला। वह भागा गगनपुर लौटा, हवेली की ओर, जहां उसकी हवेली अब पराई हो चुकी थी। हवेली में इस समय आदित्य आंगन के बीच बैठा था, सुंदरी के पास, शांत और गंभीर। वीरेंद्र ने गांव वालों को एकत्र कर लिया और गगन गोष्ठी की तरह चिल्लाने लगा, सुनो गांव वालों, इसने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। नकली हीरे देकर मेरी सारी संपत्ति ले ली है, ये ठग है, ठग। गांव में खलबली मच गई। तभी आदित्य धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा अब शांत नहीं, तेजस्वी था। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं ताया जी, वह बोला, मैं हूँ रतन, सुंदरी का बड़ा भाई, ठाकुर चंदन प्रताप सिंह का पुत्र। सुंदरी की आंखें
फटी रह गई। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। भैया, तू सच में आ गया? आदित्य। अब रतन ने अपनी बहन को उठाया और आंसू पोंछे। तभी गांव का मुखिया भीड़ चीरता हुआ आया। रतन, तुम जीवित हो, लेकिन वीरेंद्र ने तो बताया था कि तुम्हें जंगली जानवर खा गए, जंगल में मर गए। रतन की आंखों में वर्षों की पीड़ा भरी थी। झूठ, सब झूठ। मुखिया जी, उस दिन वे मुझे मारने के लिए जंगल ले गए थे। मेरे पिताजी को इन्होंने ही पहाड़ी से धक्का दिया था, माँ को जहर दिलवाया और मुझे मारने निकले थे। पर तुझे कैसे पता? मुखिया ने सधे स्वर में पूछा। रतन ने एक लंबी सांस ली। एक डाकू, संग्राम सिंह, ने मुझे उस जंगल से बचाया। उसी ने बताया कि मेरे पिता ने उसी के सामने अंतिम सांस ली थी। वही मेरे गुरु बने। उन्होंने मुझे चालाकी, हिम्मत और न्याय का अर्थ सिखाया। आज मैं यहाँ हूँ, अपनी बहन को आजाद कराने, अपने माता पिता की विरासत को वापस लेने और इस हवेली को इसके असली वारिस के हाथों में लौटाने। हवेली के चारों ओर खड़े गांव वालों की आंखें नम थी और कुछ के हाथ जुड़ चुके थे। वीरेंद्र और उसका परिवार घबराकर पीछे हट गया। गगनपुर की हवा उस दिन कुछ और ही थी, जैसे वर्षों के दबे हुए प्रश्नों को उत्तर मिल गए हों, जैसे पीड़ा की परतों को चीरता कोई उजाला अचानक धरती पर उतर आया हो। जब रतन ने अपनी असली पहचान सबके सामने प्रकट की और अपने पिता ठाकुर चंदन प्रताप सिंह की हत्या तथा मां रूप सुंदरी की मृत्यु की कथा सुनाई, तो गांव के हर कोने में जैसे ज्वाला भड़क उठी। मुखिया जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके स्वर में अब न्याय का गर्जन था और आंखों में गांव के वर्षों के विश्वास का अपमान। अरे देखते क्या हो, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मारो इस पापी को। यही है वह जिसने हमारे सच्चे ठाकुर को मारा, गांव की बेटी को नौकरानी बनाया और इतने वर्षों तक हमें झूठ में रखा। मारो इसे, भगाओ इस पिशाच को। गांव वालों का आक्रोश अब बांध तोड़ चुका था। लाठियां उठीं, पत्थर गिरे और चारों ओर धोखेबाज भगाओ की आवाजें गूंजने लगी। वीरेंद्र प्रताप, जिसने एक समय इसी गांव पर राज किया था, आज अपनी पत्नी काव्या, पुत्र शंकर और पुत्री चंद्रलेखा के साथ गांव की गलियों से धक्के मारकर निकाला गया। जिन गलियों में कभी उसका रौब था, वहीं से आज उसे शर्म और लानत के साथ बाहर कर दिया गया। वे चारों घबराए, अपमानित और घायल अवस्था में जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ कोई आश्रय नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, कांटे और बंजर जमीनें। शरीर से ज्यादा आत्मा घायल थी। काव्या, जो कभी अंधकार की मूरत थी, अब अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर चुप बैठी थी, न बोली न रोई। शंकर, जिसकी अकड़ से गांव कांपता था, अब भूख और ग्लानि से कांप रहा था। चंद्रलेखा, जिसने दूसरों को दासी समझा, अब स्वयं धूप और भूख की मारी चुपचाप पड़ी थी। तीनों के हृदय में ग्लानि का विष फैल चुका था और अंततः उसी जंगल में जहाँ रतन को मारने की साजिश रची गई थी, उसी जंगल की मिट्टी ने उनके शरीर को थाम लिया। तीनों ने वहीं दम तोड़ दिया, भूख, अपमान और अपराध बोध से। वीरेंद्र प्रताप, जिसने जीवन भर दूसरों की पीठ पर शासन किया था, अब अकेला रह गया था। उसने तीनों का अंतिम संस्कार किया, बिना कोई कंधा पाए, अकेले, आंसुओं में भीगे हुए लकड़ी के गट्ठरों के साथ। अब उसके पास न धन था, न धर, न संबंध। वह गांव गांव भीख मांगता फिरा। कभी कहता, मैं गगनपुर का ठाकुर था, पर लोग हंसते। था, अब कुछ नहीं है। उसने जो बीज बोया वही काटा। उधर हवेली में फिर से जीवन की लौ जल उठी। रतन और सुंदरी वर्षों की पीड़ा से गुजरकर अब अपने पिता की विरासत को संवार रहे थे। हवेली के टूटे कमरे अब फिर से बसने लगे। आंगन में अब डांट नहीं, हंसी गूंजने लगी। रसोई से फिर हल्दी और घी की खुशबू आने लगी, पर अब किसी के आंसुओं में घुली नहीं थी। रतन ने अपनी बहन से वादा किया था, सुंदरी, अब तू इस हवेली की असली रानी बनेगी। कोई तुझे नौकरानी नहीं कहेगा। अब इस गांव में तू अपनी माँ की तरह सम्मान पाएगी। उन्होंने अपने पिता ठाकुर चंदन प्रताप सिंह की स्मृति में एक सुंदर विद्यालय की नींव रखी, जहाँ गांव के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और जाने कि न्याय और सच्चाई की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव में नई सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई। जहां पहले हवेली का दरवाजा आमजन के लिए बंद रहता था, अब वहां जनसभा होती थी, आशीर्वाद मिलते थे और सत्य की कहानियां सुनाई जाती थी। समय
जिसने कभी अन्याय का पक्ष लिया था, अब न्याय का सूर्य बनकर चमका। गगनपुर, जो वर्षों तक एक साजिश की परछाई में डूबा रहा, अब प्रगति और शांति के सूर्य में नहाने लगा। क्योंकि झूठ चाहे जितनी दूर जाए, सत्य एक दिन लौटता है, और जब लौटता है तो उजाला साथ लाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।